अपने माँ बाप की बात पूरी मानी हो बचपन से? अच्छा, मतलब आपने भी नहीं मानी है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके वाले माने और फिर आप उनको समझाते हैं, फिर वो समझते नहीं हैं, फिर आप उनको टोकते हो, वो मानते नहीं हैं, फिर आप उनको डांटते हो, वो नहीं मानते हैं, फिर आप उनको मारते हो, फिर भी नहीं मानते हैं। अब क्या? व्हाट नेक्स्ट? क्योंकि देखो, अभी यहाँ तक हम आ गए, हमने कभी नहीं मानी किसी की, और मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूँ अपने 20-22 साल के इस बच्चों के साथ काम करने वाली प्रोसेस में, कि किसी ने नहीं मानी आज तक दुनिया में। इसका मतलब जो आप ये मानने वाली बात कह रहे हो, ये अभी तक तो नहीं हुई है इतिहास में। तो अभी फ्यूचर में आपको लग रहा है आप ऐसा कर दोगे, इसमें मुझे डाउट है, क्योंकि इतने एक्सपर्ट आप मुझे लग नहीं रहे, है ना? तो इसका मतलब ये कभी होने वाला नहीं है। तो अगर ये बात हमारे दिमाग से निकल जाए तो ज़्यादा बेटर है कि हमारी बात माने। हमें अपना बच्चा ऐसा बनाना है कि वो हमारी बात माने। ये वाली बात शायद हमारी पेरेंटिंग में से निकल जानी चाहिए कि वो माने, क्योंकि देखिए, आपकी बात चुपचाप कौन मानेगा? या तो जिसको आपसे कुछ लेना होगा, आपसे सैलरी लेता हो, हैं, आप उसके घर में खाना पहुंचाते हो, या फिर वो आपसे डरे, या फिर आपका गुलाम हो। और मुझे लगता है तीनों में से आप कोई चीज़ नहीं बनना चाहते। अपने बच्चे के ना आप एम्प्लॉयर बनना चाहते, ना आप उसको गुलाम रखना चाहते, ना ही आप उसे अपने ऊपर आश्रित रखना चाहते। अब तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग इस वाली लाइन को अगर हम निकालें तो अच्छा रहेगा। अच्छा, फिर अब दूसरा क्वेश्चन आपके बीच है कि आप में से किस किस ने अपने बच्चे को अभी तक जीवन में डांटा है? वो हाथ खड़ा करेगा। नहीं, अपना अपना बताओ आप, खाली जिसने डांटा है। मैंने तो डांटा है, मतलब मैं अपना बता रहा हूँ, आपने नहीं डांटा है। डांटा है तो हाँ। सच, सबने डांटा है। चलिए, आप में से कौन कौन है जिसने डांट खाई भी है? सबने खाई भी है। कौन कौन है जो खाना चाहता है, रेगुलरली अपने पेरेंट्स से डांट खाते रहना चाहता है? डांट खाते रहना चाहते हो? अच्छा, चलिए, बिना ही मतलब। नहीं, मतलब देखिए, क्वेश्चन ये है, आपने अपनी बात को अभी थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। आप चाहते हो कि आपके माँ बाप आपको डांटते रहें, लेकिन साथ ही आपने ये क्लियर किया कि आपके माँ बाप आपको केवल गलती पर डांटते हैं। तो इसका मतलब आप चाहते हैं कि आप गलती करते रहें। वो होने का प्रोसेस है, लेकिन आपको ये बेटर लगेगा कि आपके माँ बाप आपको किसी तरह से समझा दे बिना डांटे, या फिर डांटना ही अच्छा लगेगा आपको? डांटना कम अच्छा लगेगा और समझाने वाला ज़्यादा अच्छा लगेगा। मतलब आप ये कह रहे हो कि अब आप नहीं चाहते हो कि डांट लगे रोज़। क्योंकि आप पहली लेडी मिले मुझे, पहला पर्सन मिला जिसने कहा कि हम डांट खाना चाहते हैं। सीखने को मिलता है अगर वो डांटते हैं तो। हाँ, मतलब हम ऐसे हैं कि हम बिना डांटे कुछ सीख नहीं सकते हैं। तो हम सीखने के लिए डांट जरूरी है या समझाना जरूरी है? वो अलग बात है। मैं ये कह रहा हूं, देखिए, डांट का हमको बुरा नहीं लगता है, यहां तक तो ठीक है। डांट प्यार की निशानी है, यहां तक भी ठीक है। लेकिन हमारे को डांट से ही समझ में आता है, ये समझ से परे है। हम चाहते हैं कि हमें डांट पड़े, ये समझ से परे है। फिर मतलब फिर तो हम ये भी चाहेंगे कि फिर हमारे को 2-4 झापड़ सुबह उठते और रात को सोते टाइम भी पड़े, कि मम्मी को बोलो उठते ही एक लगा दो ताकि सीधे रहें, फिर शाम को सोते टाइम लगा दो ताकि सुबह सीधे उठे हम। मीन्स मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हम ये भी नहीं चाहेंगे कि हमारे माँ बाप हमको डांटते रहें। तो ऑब्वियसली हमारा बच्चा भी नहीं ऐसा चाहेगा। ऑब्वियसली, मतलब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको थोड़ा सा बचपन से लेके आज तक
अपने जीवन में जब किसी से डांट पड़ी है, चाहे वो आपका एम्प्लॉयर है, आपका सीनियर है, बॉस है कहीं पर, या अपने घर में आपसा कोई बड़ा है, जब वो आपको डांट रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस वक्त वो डांट रहा होता है उस टाइम हमें अच्छा नहीं लग रहा होता। उसके बाद तो हम इसको जस्टिफाई कर देंगे कि हमको इसलिए डांट पड़ी क्योंकि हमने गलती की थी, या फिर हम ये कह देंगे कि हमने तो मतलब ऐसा डांट पड़ी तो प्यार ही करते हैं इसलिए डांटते हैं, हमें सुधारने के लिए करते हैं। वो सब बाद में तो किया जा सकता है, बट द पॉइंट इज कि जिस टाइम वो डांट रहे हैं उस टाइम हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता। अच्छा, जिस वक्त हमने वो काम किया था जिसकी वजह से हमको डांट पड़ रही थी, जिस वक्त हमने वो काम किया जिसकी वजह से डांट पड़ रही है, उस टाइम हमको वो काम गलत नहीं लग रहा था, है ना? आपने कभी नोटिस किया अपने जीवन में, आप जब आपने कर रहे थे तब आपको मतलब किसी किसी के मन में था कि गड़बड़ होगी, डांट पड़ेगी, फिर हमें लग रहा था कोई बात नहीं, हम छुपा लेंगे। अगर हम गलत काम कर रहे हैं तो हम छुपा लेंगे, या फिर हम समझा लेंगे, या फिर हम पता नहीं लगने देंगे, या ऐसा कोई मतलब हम ऐसा कर रहे थे। आप थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएंगे तो इधर जगह बन जाएगी, नए नए वाले लोग आएंगे तो इधर बैठ जाएंगे, है ना? नहीं समझे आप? कहने का मतलब ये हुआ कि आप लोग इधर भी आ सकते हैं, ये खाली पड़ा है तो स्पेस बन जाएगा आने वालों के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि हम जब वो काम कर रहे थे जिसकी वजह से हमको डांट पड़ी, उस वक्त या तो हम उस काम को ठीक मान रहे थे, या हम उसको गलत मानते हुए भी जस्टिफाई कर रहे थे किसी तरीके से कि अभी तो ये करना जरूरी है, बाद में देखेंगे क्या होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति वो काम नहीं करता जिसको वो ठीक मानता है करना, गलत मानता है करना। वो वही करता है जिसको वो ये मानता है कि मेरा ऐसा करने से कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि या तो वो ऐसा मानता हो कि ऐसा तो मैंने टीवी में देखा है करते हुए, या मैंने देखा है कि समाज में भी मैंने अपने पेरेंट्स को भी देखा है ऐसा करते हुए, या किसी और चाचा ताऊ पड़ोस में किसी को देखा है, मतलब वो उसने वो चीज़ देखी होती है, कहने का मतलब है ना। तो अब यहाँ से हम इस बात पर आए कि डांट खाने से हम में से कोई नहीं सुधरा है आज तक, समझाने से हम में से किसी को समझ में नहीं आया है आज तक, हमें से किसी को नहीं आया है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। हमको बहुत कुछ समझाया गया है और हमने सब कुछ नहीं माना है। जो हमको ठीक लगता है हमने वही माना है, बस सिंपल सी बात यह है। जो हमको फेवरेबल लगता है हमने सिर्फ वही माना है। इसका मतलब डांटना और समझाना और पीटना, इन तीनों का भी जीवन में कोई ज़्यादा असर होने वाला नहीं है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पेरेंटिंग एंड एजुकेशन की, तो हमको अपनी पेरेंटिंग को इफेक्टिव बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हम डांटते ही क्यों हैं, या हमें उसको समझाना ही क्यों होता है? द क्वेश्चन इज, हमें अपने बच्चे को समझाना क्यों होता है? हम क्यों समझाते हैं अपने बच्चे को? सिखाना समझाना दोनों अलग हैं। अच्छा, आप झूठ बोलते हैं, आप बताते हो कि झूठ बोलो करो? जब बच्चे झूठ बोलते हैं आप बताया करते हो उनको कि झूठ बोला करो? वो जो गलत काम करते हैं आप बताते हो उनको करने को, जिसका मतलब आपके बिना बताए भी वो सीख रहे हैं। ना उनको टीचर बताता, ना उनको पड़ोसी बताता, ना आप बताते, ना कोई नहीं बताता, फिर भी वो सीख रहे हैं। इसका मतलब है कि बताना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और देखो, बताई हुई बात वो नहीं करते हैं, लेकिन बिना बताई वो कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको एक दूसरी तस्वीर, अभी तक आपने अपने बच्चों को सिर्फ अपनी नज़र से देखा है, और जब आप किसी चीज़ को देखते हो ना, जैसे मान लो मैं आपको ये बैग दिखाऊं, तो आप जिधर खड़े हो, जैसे ये इधर वाले लोगों को ये सिर्फ ऐसा दिख रहा है, इधर वालों को, और इधर वालों को सिर्फ ऐसा दिख रहा है, लेकिन जिधर मैं बैठा हूं उधर से ये ऐसा है। नहीं समझे? मतलब हम जहां भी बैठे हैं अपने जीवन में, हम किसी भी चीज़ को अपने नज़रिए से ही देखते हैं। तो आज जो अपन बैठे हैं बातचीत के लिए, वो उसका ये पर्पस है कि हम एक और एंगल से देखने की कोशिश करते हैं बात को।
मतलब ना मैं आपको समझाने आया हूँ, ना मैं आपको कुछ सिखाने आया हूँ, ना मैं कोई ज़्यादा कुछ ज्ञान झाड़ने आया हूँ। हम सिर्फ बात करने आए हैं कि हाँ यार, ऐसा भी हो सकता है कि ये तो एंगल से हमने सोचा नहीं कभी, और अगर हम इस एंगल से सोचें तो शायद इसका कोई सोल्यूशन निकल जाए। क्योंकि मैं जो भी बात आपसे कह रहा हूँ और जो भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस सब के पीछे मेरा रिसर्च है बच्चों के ऊपर, बहुत गहरा और लंबा। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि लगभग 22-23 साल का लंबा रिसर्च है। और जब मैंने शुरू में पेरेंट्स को समझाना शुरू किया 1999-2000 में, तो माँ बाप ने मुझे ये बोला कि तुम्हारे घर में जब बच्चे होंगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा, ऐसे ज्ञान झाड़ना बहुत आसान होता है। और ये मेरे साथ रहा मतलब 2006 तक, क्योंकि 2006 में मेरा बच्चा पैदा हुआ। तो अगले 2 साल तक, अभी 2008 तक तो मैं किसी को बता नहीं सकता कि मेरा बच्चा मतलब अब पैदा हो गया है और अब मैं आपको उसकी पेरेंटिंग करके दिखाऊंगा। तो देयर वाज ए चैलेंज बिफोर मी कि मुझे अपने बच्चे की परवरिश करनी थी, कि इस तरह से कि मैंने अपने बच्चे को कुछ कहना भी नहीं है और मैंने अपने बच्चे को सिखाना भी है। फिर मैंने अपने बच्चे को डांटना और पीटना भी नहीं है, और फिर मैंने उसको मोटिवेटेड भी रखना है। मैंने अपने बच्चे को स्कूल भी नहीं भेजना है, और फिर भी मैंने मेरे बच्चे को कहीं ना कहीं समाज में जगह दिलानी है और उसका कॉन्फिडेंस नहीं मरने देना है। और मुझे इस एजुकेशन सिस्टम से बहुत चिढ़ थी, जिसमें सिर्फ रट्टा मारना होता है और बच्चे की काबिलियत उसके नंबरों के आधार पर होती है। आदमी को, मतलब मैं ये कहता हूँ हमेशा से पेरेंट्स को, कि आपके घर में ना कोई भी चीज़ रखी हो, कोई भी चीज़ रखी हो, आपको उसका यूज़ पता है कि ये दिखाने की है, ये पहनने की है, इसमें गिलास में ये गिलास, इसमें कुछ डाला जाता है कि इसको कहीं रखा जाता है, ओढ़ा जाता है कि बिछाया जाता है, हर चीज़ का यूज़ पता है। आपके बच्चे का क्या करना है वो किसी को नहीं पता है। मतलब घर में पड़ा जो कबाड़ है ना, कबाड़ जिसको आप कबाड़ बोलते हो, अखबार, लोहा, टूटा फूटा, उसको लेने के लिए भी बाहर कबाड़ी वाला आ जाएगा। मतलब उसको भी कोई एक्सेप्ट करने के लिए है समाज में, पर आपके बच्चे को एक्सेप्ट करने वाला कोई नहीं है। दिस इज अ चैलेंज बिफोर अस, कि आपके बच्चे के लिए स्पेस नहीं है समाज के अंदर, और ये बहुत खतरनाक है। अब अगर इतनी खतरनाक सिचुएशन हमारे सामने अगर हो और हमें अपने बच्चे को कोई स्पेस समाज में बनाना हो, तो इट्स अ टफ जॉब। नहीं आपको लगता कि रद्दी जो घर में रखी है अखबार, वो भी रद्दी वाला जब आता है तो उसके लिए वो पैसा देता है आपको, इसका मतलब वो रद्दी आपके लिए थी, उसके लिए नहीं है। वो उसका यूज कर लेगा, खाली बोतलें हैं, दूसरी चीजें हैं, आपके लिए रद्दी हैं, उसके लिए नहीं है। इसका मतलब क्या है कि परमात्मा ने जो चीज बना दी है वो आपके लिए उपयोगी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी के लिए भी उपयोगी नहीं है। इसका मतलब आपका जो बच्चा है, जहां आप उसे फिट करना चाहते हो, अगर वो वहां फिट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कहीं भी फिट नहीं होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं के लिए तो वो बना है। परमात्मा ने उसको कुछ ना कुछ तो ऐसा दे रखा है जो यूनिक है उसके अंदर। हम कहते हैं हर बच्चा अलग होता है, पर वो कैसे अलग होता है भाई, ये तो बता दो भाई। मेरा बच्चा कैसे अलग है दुनिया से, मैं कैसे अलग हूं। अब मैं डांट नहीं खाना चाहता है घर वालों से, लेकिन मेरे को रोज डांट पड़ रही है। मैं आपको अपना बचपन बताता हूँ, बच्चों को बता रहा हूँ। मेरे को रोज डांट पड़ती होती थी, स्कूल में भी पिटता होता था मैं। उस टाइम पे पीटने का बड़ा शौक होता था, पेरेंट्स को भी, टीचर्स को भी, कभी भी कोई भी लगा देता था। मतलब ऐसा होता था, कई बार कोई चीज टूट जाती थी, बड़े वाले चाचा को पता लगा, उसने झापड़ लगा दिया। छोटे वाले ने बोला ये किसने तोड़ा, मैंने कहा मेरे से टूट गया, झापड़ लगा दिया। मैंने बोला लग चुका था इसके लिए तो पहले ही, एक पहले लग चुका है। और तीसरे वाले को पता लगता है, बोला ये किसने तोड़ा, मैंने कहा मेरे से टूटा, फिर उसने भी लगा दिया। मीन्स पीटना वाज मतलब डेली रूटीन प्रोसेस। आइए यहाँ जी, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए। किसी ना किसी को तो बैठना ही होगा, और कोई आ जाएगा तो आप काहे चिंता करते हैं, आप बैठिए, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब ये हुआ, मतलब यहां तक कहानी आई कि जो मुझे पीट रहा है
मैं उसको बोल रहा हूं कि भैया मुझे एक लिस्ट बना के दे दो, मुझे क्या क्या नहीं करना है, मैं वो नहीं करूंगा। और मैं उन्होंने लिस्ट बना भी दी कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, वहां नहीं जाना, इससे बात नहीं करनी, ये करने, ये नहीं करना, हो गया। अब मैं उसके बाद कुछ कर रहा हूं, मैं फिर पिट रहा हूं। अब मुझे ये तो बताया ही नहीं था तुमने कि ये नहीं करना था। तो मीन्स कहने का कि पिटने वाली प्रोसेस से मुझे भी नहीं पता था कि मैं किस बात पर पिटने वाला हूं। तो जब मैं बड़ा हुआ तो मैं ढूंढ रहा था कि ऐसा क्या किया जाए, ऐसा कैसे हो कि मुझे ये समझ में आ जाए कि मुझे डांट क्यों पड़ रही है, मैं ऐसा क्यों कि मुझे डांट पड़ रही है, या मुझे क्यों ये बातें समझ में नहीं आ रही है, या क्यों मुझे बातें ऐसे समझ में आ रही हैं और ऐसे नहीं आ रही। तो जब गहराई में जब हम जाने लगते हैं, तो जब मैं गया मतलब, तब मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आई। और फिर मैंने हज़ारों की संख्या में फिर बच्चों के साथ मैंने इंटरेक्शन किया, उनसे बातें की, उनके परिवारों को समझा, उनको समझा और उनकी थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश की। जो दुनिया भर के लोगों ने इस पे मेहनत की हुई थी, फिर उनको ढूंढा, उसको पढ़ा, उनको समझा, और हमारे गांव के देहात की जीवन में उसको कैसे इस्तेमाल किया जाए फिर वो समझा, शहर के जीवन में कैसे इस्तेमाल किया जाए फिर ये समझा। तो इस सारे बिंदुओं पर जब हमने समझा, तो ये सब समझने के बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमारे समाज में बच्चों पर तो कोई बात करने के लिए बैठता ही नहीं। मतलब सारा समाज बच्चों को समझाने में दिन रात लगा हुआ है, लेकिन समाज का कोई भी व्यक्ति बच्चों को समझने में नहीं लगा हुआ। नहीं? हाँ जी, आपको नहीं लगता ऐसा? भाई समझाने में तो सब लगे हैं, समझने में कोई नहीं लगा। और बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, और कोई आ जाएगा फिर, आप आइए इधर आइए। और मैं सिर्फ बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, आप हस्बैंड वाइफ को देख लीजिए, पति पत्नी को समझा रहा है, शादी होते ही समझाने लगता है। हमारे यहाँ तो ऐसे होता है, पत्नी समझाने लगती है, हमारे यहाँ ऐसे होता है। वो सोचता है ये बदल जाए, वो सोचता है ये बदल जाए, ना वो बदलता ना वो बदलती। बदलने की प्रोसेस में हर बार ये सोचते हैं इसको अब तक तो समझ नहीं आया, एक बार और समझा के देख लेता हूँ या देख लेती हूँ, शायद अब की बार समझ में आ जाए। और वह समझाते समझाते 8-10 साल के अंदर ऐसा पकता है, फिर आखिर में दोनों पति पत्नी यही कहते हैं, जा तुझे समझ में नहीं आना, तुझे आना ही नहीं है, हमने बहुत समझा लिया। तो ना उसको समझ आया ना कभी उसको समझ आया, एंड हम फिर रिलेशन में कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू करते हैं। यही काम हम बच्चों के साथ कर रहे हैं। हम समझाए जा रहे हैं, हम समझाए जा रहे हैं, और हम समझाए ही जा रहे हैं, और कोई समझ नहीं रहा है। और फिर आखिर में माँ बाप लास्ट में ये कह करके कहना छोड़ देते हैं कि जा तुझे तो समझ आता ही नहीं। क्यों जी? आपके साथ भी ऐसे हो रहा है, आपसे अगली पीढ़ी के साथ भी ऐसे हो रहा है, उससे अगली पीढ़ी के साथ भी ऐसे हो रहा है, और ये प्रोसेस को हमने कंटिन्यू किया हुआ है। तो देयर वाज अ चैलेंज, और इस पे काम किया हमने। काम करने का नतीजा ये हुआ कि जैसे 5 साल की उम्र में मेरे बेटे ने पहला नेशनल रिकॉर्ड बनाया, और वो इंडिया का यंगेस्ट गोल्ड मेडलिस्ट बना मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में। कि मतलब 12-12 साल के बच्चों को, 13-13 साल के बच्चों को उसने डिफीट किया। और दिल्ली में पूरी दुनिया से, पूरे भारत से 5-6 हज़ार बच्चे इकट्ठे हुए थे कम्पीट करने के लिए, जिनमें वो यंगेस्ट था, मतलब सबसे कम उम्र का। उसके बाद इसका तो मतलब जैसे कुछ लोग उसको वैदिक मैथमेटिक्स बोल देते हैं, कुछ लोग उसको एबेकस बोल देते हैं, कुछ लोग, लेकिन उसका जो मेमोराइजिंग जो पावर थी, उसके ऊपर हमने एसोसिएशन, मेमोरी, विजुअलाइजेशन और कनेक्टिंग फोर्सेस के ऊपर उसके काम किया। नॉट ओनली दिस, ह्यूमन अनाटॉमी होया, फिर पीरियोडिक टेबल। अभी आप में से
8th 9th में कौन बच्चा है यहाँ पर? है कोई? पूरी पीरियोडिक टेबल आती होगी? किस कौन सी क्लास में हो? 8th में हो ना? 8th में तो एटॉमिक नंबर वगैरह आने लगा एटम्स का? 8th में नहीं आता है। क्लास 2 में कौन है यहाँ पर? क्लास 2 में आप हैं? कितनी हो एज है आपकी? 8 ईयर्स। अच्छा, ये खड़ा होना एक बारी। ये 8 ईयर का है, देखो आप बैठो। मेरा बेटा 7 ईयर का था जब उसने 10th क्लास का सिलेबस खत्म कर दिया था। मतलब ये समझो कि 5 साल की उम्र में 5 ईयर का कौन है यहाँ? 5 ईयर का एनीबॉडी? 4 5 6 ईयर? ये कितने साल का है? 6 का है ना? इससे 1 साल छोटा था वो जब उसको पूरी पीरियोडिक टेबल याद थी। अब लोगों ने सोचा कि यार तुम्हारे तो घर में ना बच्चा बहुत अद्भुत पैदा हुआ। मैंने कहा ऐसा नहीं है भाई, सबके बच्चे अद्भुत होते हैं। मेरे वाला इस प्रोसेस में अद्भुत है, आपके वाला भी किसी ना किसी प्रोसेस में अद्भुत है। तो वो अद्भुत चीज़ कैसे पता चलेगी? तो उसके लिए तो हमको सर्च करना पड़ेगा। लेकिन टीवी में, अखबारों में यही आया कि नहीं, तुम्हारे वाला ही अद्भुत है। ठीक है। अब मैंने फिर अपने दोस्तों के बच्चों पे काम करना शुरू किया। कुछ पेरेंट्स ने अपने बच्चों पे पहले से ही काम करना शुरू कर रखा था, और वो कुछ जैसे स्कूल में टीचर थे, किसी के दादाजी, किसी के पिताजी, और बाय चांस कई जगह ऐसा हुआ कि बच्चे का जो टैलेंट था उसके घर में वो माहौल था। अब बच्चे का रियल टैलेंट हो ना और उसे माहौल मिल जाए तो वो बिल्कुल खिलता है। लेकिन अगर आप उस बच्चे में टैलेंट नहीं है, आप जो मर्जी कर लो, वो खिलेगा नहीं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, लता मंगेशकर के परिवार में म्यूजिक का माहौल था। लता मंगेशकर को वो माहौल मिला और वो ऐसी खिली कि उसको स्वर्ग साम्राज्ञी बोला जाता है पूरी दुनिया के अंदर। ठीक है। लेकिन लता मंगेशकर अपनी बेटी को वो नहीं बना पाई कभी। उसके घर में तो सब कुछ था, मतलब लता के पिताजी से ज्यादा फैसिलिटी थी लता के पास, है कि नहीं? अब सचिन तेंदुलकर का भाई खेलने जाता था क्रिकेट, वो उसके पीछे वैसे जाता था। सचिन को माहौल मिला क्रिकेट का, तो सचिन इस लेवल पे पहुंच गया, लेकिन सचिन का भाई नहीं पहुंच पाया, और सचिन अपने बेटे को नहीं पहुंचा पाया। क्यों जी? सचिन जैसा कभी सचिन का बेटा नहीं बन पाएगा, क्योंकि सचिन के बेटे में कुछ और है, वो नहीं है जो सचिन को मिला। यानी उस बेटे को अगर वो मिलेगा जिससे वो खिलेगा तो ही वो खिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास कितना ही पैसा हो, आपके पास कितनी ही फैसिलिटी हो, अगर आपके बच्चे को रियल में अंदर का वो नहीं मिला जो जिसके लिए वो पैदा हुआ है, आप जोर ही लगाते रहेंगे उसको सेट करने के लिए। अब सचिन कितना जोर लगा रहा है बेचारा अपने बेटे को सेट करने के लिए, पैसे फूक रहा है ना, सिलेक्टर्स चेक करने पड़ते हैं उसको कि किसी तरह हमारे बच्चे को जगह मिल जाए किसी तरह से। अदरवाइज जगह सचिन ने, किसी ने जगह थोड़ी मांगी थी, सचिन ने तो अपने आप छीनी थी अपनी जगह टीम के अंदर ना। सो अगर आपके बच्चे के अंदर जो टैलेंट इनबिल्ट परमात्मा ने दिया है वो आपको पता लग जाए और आप अपने बच्चे को उस दिशा में बढ़ा दो आगे, तो बच्चा खिलेगा, और जो उसका अंदर का टैलेंट है वो अगर निखरेगा तो वो चमकेगा ही चमकेगा। अब यहां से एक बात आती है, जैसे आपने कहा था कि अच्छा इंसान कौन है। अच्छा इंसान किसको कहेंगे? कोई कहेगा जो अपने बड़ों की बात माने, कोई कहेगा जो बड़ों जो सम्मान करे समाज में, कोई कहेगा कि जो ईमानदार हो, कोई कहेगा जो देश के लिए काम करे, कोई कहेगा कि समाज के लिए काम करे, है ना। और कोई किसी को अच्छा इंसान बोलेगा, कोई किसी को अच्छा इंसान बोलेगा, सब ने अपने पैरामीटर सेट किए हुए हैं। लेकिन मेरा एक पैरामीटर है अच्छा इंसान कहने का, और मैं ये समझता हूं कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तब तक रहता है जब तक हम सच तक नहीं पहुंचते। जैसे जब हम बच्चे के बारे में बात कर रहे थे, शुरू में जब हमने बात की तो सबने अलग अलग ओपिनियन दिए, लेकिन जब मैंने एक बात मानी कि आज तक कोई नहीं समझा, ये सच है, इसमें
इफ एंड बट की कोई जगह नहीं है। जो सच होगा उस पर हम सबको सहमत होना ही होगा। सच के ऊपर कोई ये नहीं चलेगा कि आप गुजरात से हैं और मैं हरियाणा से हूं कि मुझे हरियाणवियों की बात नहीं समझ में आती है, हरियाणवियों को इसकी नहीं आती है। जो रियल जो भाषा है वो सबको समझ आती है। जैसे संगीत है ना, हाव भाव हैं चेहरे के, ये जो बोली है गुजराती और हरियाणवी, ये तो बोलियां हैं, ये तो भाषाएं दूसरी हैं। असली भाषा सबको समझ आती है। मतलब हरियाणवी में अगर दो आदमी बात कर रहे हो तो आप देख करके बता दोगे कि ये लड़ रहे हैं कि प्यार से बात कर रहे हैं। हालांकि वो बात अलग है कि हम हरियाणवी बात करते हुए भी लड़ते हुए दिखते हैं वो अलग है। और आप लोग लड़ते हुए भी ऐसा लगता है जो प्यार से बात कर रहे हैं हम लोग कहते हैं गुजरातियों को लड़ना नहीं आता और हरियाणवियों को प्यार करना नहीं आता हमको ठीक है। तो अभी लेकिन रियल क्या है, सच ये है कि उस पर सबको सहमत होना पड़ता है। और सच्चाई ये है कि मैं अच्छा आदमी केवल उसको मानता हूं जो इस धरती पर किसी का भी बुरा नहीं करता है। किसी का भी मतलब जीव जंतु का भी नहीं, पर्यावरण का भी नहीं, पड़ोस का भी नहीं, घर में भी नहीं, बाहर भी नहीं, नौकरी पर भी नहीं, सड़क पर भी नहीं। यानी जो अपने जीवन को इस तरह से जीता है कि उससे पूरे समाज को लाभ ही लाभ होता हो, मैं उसे अच्छा आदमी मानूंगा। हां, अगर उसने कोई ऐसा काम किया, अब वो तो ऑब्वियसली हम सब करते ही रहते हैं, तो फिर हम अच्छे आदमी अभी तक नहीं बन पाए हैं कोई भी। अगर हमारे किसी भी काम से पर्यावरण को नुकसान होता है, जैसे अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपके गाड़ी चलाने के लिए धरती को खोदना पड़ता है, तो पेट्रोल डीजल के लिए पेट्रोलियम निकलता है, फिर उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं उसके लिए भी जंगल खूब सारे काटने पड़ते हैं, फिर उससे जो है आप जब मोबाइल चलाते हैं तो इधर पशु पक्षियों का भी नुकसान होता है, रेडिएशन से सबको नुकसान होता है। तो मतलब हम लोग जो हैं सब पर्यावरण का नुकसान कर रहे हैं, तो हम अच्छे आदमियों में काउंट नहीं होंगे। सीधी सी बात है, हम अच्छे आदमी तभी तक हैं जब तक हम किसी का भी नुकसान नहीं करते हैं। अब ये किसी का भी नुकसान नहीं करने वाले अच्छे इंसान अगर देखा जाए तो इस हिसाब से तो हम कभी नहीं बना पाएंगे। इस हिसाब से मतलब जिस जगह पर आप बैठे हो, ये कबूतर खाने बोलता हूं मैं इनको, जो जिनको आप लोग फ्लैट्स बोलते हैं, मतलब हम लोग वहां पे कबूतर खाने बोलते हैं और ये शहरों में ही है, गाँव में नहीं होते हैं ये। और अब ये आप इतने ऊपर आ गए, जैसे हम 5वीं मंजिल पर हैं। 5वीं मंजिल का मतलब ये हो गया कि अगर 20 फीट कितनी 15 फुट की एक माने तो 75 से 100 के फीट के बीच हम लोग हैं, हाइट हमारी धरती से। अब जो जमीन से इतना ऊपर आ गया वो जमीन के साथ टच में रहा नहीं, पूरी धूप नहीं मिलेगी, है ना जी, जमीन के साथ टच भी नहीं है, पूरी धूप भी नहीं है, तो हम प्रकृति का पूरा एहसास ले ही नहीं पाएंगे। अगर पूरा एहसास नहीं ले पाएंगे तो हम पूरी समझ डेवलप कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि समझ डेवलप करने के लिए हमारा कनेक्ट होना भी तो जरूरी है। अब बात आती है बच्चों को तैयार करने की, इसी पे आते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें बच्चों पे आकर जब आएंगी तो आपको समझ में आएगा कि असल में समस्या क्या है। बच्चे पढ़ भी नहीं पा रहे, सीख भी नहीं पा रहे। कौन बोल रहा है? नया कोई आया वो बोल रहा होगा अच्छा है, फोन पे लगे हुए हैं मैंने अभी देखा। ठीक है, बच्चे मान भी नहीं रहे। आपके बच्चों की समस्याएं बताता हूं मैं आपको मोटी मोटी। मोबाइल पे बहुत लगे रहते हैं जी, गेम में लगे रहते हैं, कहना नहीं मानते हैं, खाना भी नहीं खाते हैं बिना मोबाइल के, चिड़चिड़े हो गए हैं, अगर रोको तो खाने को दौड़ते हैं, पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं है, ज़्यादा देर तक बैठते नहीं हैं, करियर का कोई फोकस नहीं है बड़ा होने के बाद, और जिनका फोकस है उनको पता नहीं है ज़िंदगी में करना क्या है। यही है ना जी? इसके बाहर किसी का कोई प्रॉब्लम बच्चों से लेकर सभी के आगे ना इधर को। तो ये प्रॉब्लम क्यों है, इसका कारण क्या देखा आपने? जैसे अपनी पुरानी जो, अगर हम इनको बीमारी मान लें बच्चों के केस में, तो हमारी जो पुरानी चिकित्सा पद्धति है जिसे हम आयुर्वेद कहते हैं, उसका एक नियम है कि कारण खोज लो और कारण खत्म कर दो।
तो बीमारी खत्म हो जाएगी। परहेज ही इलाज है, हम लोग ऐसा बोलते हैं, है ना। तो अब कारण क्या है ढूंढना है। अगर आपने कारण तक पहुंच गए आप, तो आप इलाज कर पाओगे। और अगर कारण तक नहीं पहुंचे तो कोसते रहोगे आपस में। मतलब दो माएँ आपस में बात करेंगी, आजकल के बच्चे तो मानते ही नहीं है, क्या करें, सबका यही हाल है। मतलब उनकी बातों का यह मतलब होगा, मैंने बहुत ट्राई किया है लेकिन सब वेस्ट। यही होता है ना जी। माँ बाप भी, पापा कहते हैं तुम नहीं ध्यान देती हो इसके ऊपर, मैं तो बाहर रहता हूं, तुम सारा दिन घर में रहती हो, ये लगे रहते हैं फोन पे, तुम समझाते नहीं हो। मम्मी कहती है मैं तो समझा समझा के थक गई हूं, मैं क्या करूं, ये मानते ही नहीं है, तुम ही समझा के देख लो ना। तो पापा भी नहीं समझा पा रहे, मम्मी भी नहीं समझा पा रही, टीचर भी नहीं समझा पा रहा, कोई बाहर से कोई भी नहीं समझा पा रहा। द क्वेश्चन अगेन इज, इसका रीजन क्या है। रीजन मुझे ऐसा लगता है, किसी भी गलत बात का समाज में, आपके काम में, आपके जीवन में, आपके हेल्थ में, आपके बच्चों की परवरिश में, उनकी शिक्षा में, उनके स्वास्थ्य में, या कहीं राजनीति में, या कहीं पर भी, मतलब एनीवेयर इन द सोसाइटी, कहीं भी अगर कोई चीज गलत होती है तो उसका एक ही कारण होता है, और वो है नासमझी, बात को समझ में ना आना। क्योंकि हम ये कहते हैं कि नासमझी ही समस्या है और समझ ही समाधान है। ना समझ का मतलब क्या है, समझ का मतलब है हमको चीजें समझ में आ जाएं कि ये कारण है और समाधान ये है, ये समझ में आ जाए, फिर करना कितना मुश्किल है। क्यों जी, करना तो मुश्किल नहीं है ना। फिर मतलब कारण का भी समझ आ जाए और समाधान भी समझ आ जाए, फिर करने के लिए तो हम इतने सारे लोग हैं, मतलब हम कर ही देंगे, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए हम जो आज का जो सेशन है, इस सेशन का जो मूल मंत्र है वो ये है कि क्या हम कारण ढूंढने के लिए तैयार हैं। द प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस ऑलवेज वर्क्स। मैं क्या कह रहा हूं, प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस मतलब तैयार रहने का प्रिंसिपल, सिद्धांत हमेशा काम करता है। यानी आपके यहां कुछ काम होना है पर कोई करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो वो काम कभी नहीं होगा। हमें ये करना चाहिए, यहां तक समझ आ जाए सबसे पहले तो आप लोगों को कि भैया इसके ऊपर चर्चा की जानी चाहिए, या इसके ऊपर खोज की जानी चाहिए, या इसके ऊपर स्टडी की जानी चाहिए। यह है पहला सिद्धांत कि आपको जरूरत महसूस हो। आपको लग रहा है जरूरत है इस मुद्दे की? हाँ जी, बोल ही नहीं रहा कोई, है ना। आपको यह लग रहा है कि इसकी मुद्दे की जरूरत है। अब दूसरा नंबर है, क्या इसका समाधान और कारण ढूंढने के लिए आप तैयार हैं? ये सेकंड कारण है। क्योंकि पहला तो ये स्टेप है, दूसरे स्टेप पे आएगा फिर कहानी कि क्या हम तैयार हैं। अगर आप तैयार हैं तो फिर आपको शुरू करना पड़ेगा, और शुरू करके फिर ये एक ऐसी प्रोसेस है जो नेवर एंडिंग है। जो ये चर्चा है ये नेवर एंडिंग है। मैं ये कहता हूं इस मुद्दे पर आपके समाज में चर्चा करने के लिए कोई नहीं आया होगा, आज तक नहीं आया होगा ना, क्योंकि किसी ने इस समस्या को समझा ही नहीं कि ये इतनी गहरी समस्या है। ये आपके परिवार टूटने का सबसे बड़ा कारण है कि हमें अपना पार्टनर समझ में नहीं आ रहा। ये परिवारों में बच्चों के साथ कलेश होने का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि हमें अपना परिवार, अपने बच्चे समझ में नहीं आ रहे, बच्चों को अपने पेरेंट्स समझ में नहीं आ रहे, और हम लोग समझाने पे लगे पड़े हैं। नहीं समझेंगे जी। ज्वाइंट फैमिलीज किस किस ने देखी हैं आप में से? ये देखो, ये ज्वाइंट फैमिली, ज्यादातर ज्वाइंट फैमिलीज ने देखी हुई है। ज्वाइंट फैमिली में कोई किसी को नहीं समझाता। दो चीजें होती हैं, एक घर में काम करने वाला आदमी है जो होली सोली जिसको बोलते हैं, जो सारा काम संभालता है, उसका आदेश होगा तो कहीं पैसा जाएगा, उसका आदेश नहीं होगा तो नहीं जाएगा। वही डिसीजन लेगा कि पड़ोसी को सामान देना है कि नहीं देना है, उसने मांगा है, ठीक है। तो इसमें समझाने वाला रोल खत्म, ठीक। और बाकी सबको बोला जाता है जिसको जो पसंद है काम सेलेक्ट करो, पर काम करना पड़ेगा। जिसको जो पसंद है सेलेक्ट करो, इसमें समझाने वाला कोई सीन नहीं है। ये नहीं है डिसीजन कि तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम डिसाइड तुम ही करो, बट करना पड़ेगा। और उसमें हर कोई अपना अपना रोल लेके ज्वाइंट फैमिलीज बड़ी स्मूथली चलती हैं।
फिर एकता कपूर ने बताया कि सास और ननंद जो है वो षड्यंत्र करती हैं। ये इससे पहले नहीं था। लड़कियों को ज्वाइंट फैमिली में जाने से डर लगने लगा एकता कपूर के नाटकों के बाद। कि मुझे तो शहर में शादी करनी है और मुझे तो सिंगल फैमिली में करनी है, मुझे ज्वाइंट फैमिली में नहीं जाना, सास तो राक्षस होती है और वो तो मुझे खा जाएगी, है ना, और मेरी ननंद चुड़ैल है, वो मेरा पता नहीं क्या कर देगी। ऐसा ऐसा फील कराया हम लोगों को और पूरा समाज तोड़ दिया। हमारे समाज में कहीं भी अनाथाश्रम नहीं हुआ करते थे, ना हमारे समाज में किसी की बहू बेटी को, किसी लड़की को गलत नजर से देखने का रिवाज था। टीवी ने पहली बार हमको बताया कि किसी की लड़की का अपहरण किया जा सकता है, चाहे वो रावण ने बताया हो, चाहे वो भीष्म पितामह ने बताया हो, चाहे वो शक्ति कपूर, गुलशन ग्रोवर, अमरीश पुरी ने बताया हो, लेकिन उन्होंने ये बताया कि दूसरे की लड़की को उठाया जा सकता है। ये कल्चर उसके बाद ही आया है, उससे पहले नहीं आया था। उससे पहले हमारे समाज की दादी नानी की कहानियों में कहीं ऐसा कल्चर नहीं था। वहां दिल जीते जाते थे, कहानियों के अंदर दिल जीते जाते थे, जबरदस्ती कुछ नहीं होता था। जितना नशा सिखाया सब टीवी ने सिखाया। जितना भी बुरी आदतें थी बच्चों को, चाहे आपके यहाँ थोड़ा कम है पिस्तौल विस्तौल रखने का ट्रेंड, हमारे वहाँ थोड़ा ज़्यादा है, वो सारी गुंडागर्दी का जो ट्रेंड है वो सारा का सारा, चाहे जुआ खेलने का है। अभी आजकल तो आपके जो फेवरेट क्रिकेटर्स हैं वो आपके बच्चों को बोल रहे हैं जुआ खेलो दबा के। क्यों जी? विराट कोहली, जिसको क्रिकेट का भगवान बनाया, वो हरामखोर हमारे बच्चों को कह रहा है कि IPL, ये ड्रीम 11 बनाओ और ये करो, ये काम है। आपका जो अभिनेता है, शाहरुख खान है, अजय देवगन है, अक्षय कुमार है, पहले देशभक्ति वाली फिल्में बनाएंगे, फिर हमें वो अच्छे लगने लगेंगे, फिर कहेंगे आपके बच्चों को मल खाओ, विमल खाओ। और मल ही है, उसमें भी लगा देते हैं। है कि नहीं? अब वो अभी आपका अभिनेता क्या कर रहा है कि वो आपके बच्चों को सिखा रहा है कि मिल बैठेंगे 3 यार, ये पीना चाहिए, हम रेड एंड वाइट पीने वालों की बात कुछ हो रहा है। वो बताते हैं कि वो एक अभिनेता बताता है ये वाली सिगरेट अच्छी है, दूसरे वाला बताता है ना ये वाली बढ़िया है, ये वाली बियर अच्छी है, ये वाला मतलब कोल्ड ड्रिंक अच्छा। वो बताते हैं पराठे के साथ में, खाने के साथ में टॉयलेट क्लीनर पियो। वो कोल्ड ड्रिंक्स मतलब, हाँ, मतलब टॉयलेट क्लीनर ही है एक्चुअली। उसके अंदर जितने आइटम पड़े हुए हैं वो टॉयलेट क्लीनर में भी होते हैं, ठीक है। अच्छा, वो सारा कुछ यही सिखा रहे हैं ना आपको, सब कुछ यही सिखा रहे हैं। यानी कि आप जिनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हो वो लास्ट में आपको ये सिखा रहे हैं, क्योंकि समाज एक दूसरे से टूटा हुआ है। आप लोग किसी की शादी में या दूसरे चीज़ों पर तो बहुत बार इकट्ठे हुए होंगे, इस मुद्दे पर बात करने आज मैंने तो इकट्ठे कर लिए, वरना आपने कभी इस पर भी चर्चा नहीं की, है ना। अभी आप लोगों का मैं एक टास्क दूं अगर, तो इस दिशा में आप लेंगे? मैं एक टास्क देता हूं कि अपने घर में चल रही वो कौन सी गलत आदतें हैं घर के हर मेंबर की। मतलब पापा बताएगा मम्मी की क्या क्या गलत आदत है, और मम्मी बताएगी पापा की क्या क्या गलत आदत है, और ये दोनों बताएंगे लिख करके कि बच्चों की क्या क्या गलत आदत। लिखेंगे खाली, बताएंगे नहीं आप। मतलब पापा ने भी लिखनी है, मम्मी ने भी लिखनी है अपनी लिस्ट, और बच्चे की भी लिखनी है, दोनों ने। और फिर लिखना है, फिर ढूंढना है कारण, रीजन। हो सकता है आपका रीजन अप्रोप्रिएट ना हो सकता है, लेकिन आप लिखिए, क्योंकि हम तह तक तभी जा पाएंगे जब हम उसके तह में जाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। क्यों भाई? अगर हमें उसकी तह में जाने का तरीका पता चल गया तो बड़ा आसान से, जैसे मैं पढ़ाता था, मैं आपको बता रहा हूं ये प्रोसेस में क्यों गया हम। जब मैंने अपने बच्चे को तैयार किया, अपने दोस्तों के बच्चों को जब देखा कि उनके माँ बाप भी उसी तरीके से काम कर रहे और वो भी टीवी पर खूब प्रचारित होने लगे, तो लोगों ने कहा कि ये बच्चे ही इंटेलिजेंट थे, हमारे वाले निकम्मे हैं। मतलब हम लोग ऐसा मान के चलते हैं।
अच्छा, हमारे वाले निकम्मे हैं, ये कितने पेरेंट मानते हैं आप में से? आप में से कितने मानते हैं? हाथ खड़ा करो, हमारे वाला निकम्मा है। ये तो बोलेगा तो नहीं बोलेगा, अच्छा। लेकिन मैं आपको बताता हूं कितने पेरेंट मानते हैं। क्लास में मान लेते हैं 40 बच्चे हैं, एक क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 बच्चा, 40 बच्चे में से फर्स्ट रैंक कितने बच्चों का आ सकता है? एक का आ सकता है फर्स्ट रैंक। फर्स्ट रैंक कितने बच्चों का आ सकता है? एक का। 100 मार्क्स तो सबके आ सकते हैं, लेकिन फर्स्ट रैंक किसी एक का आएगा, क्योंकि एक रैंक पर एक ही बच्चा आ सकता है। दूसरे बच्चे के भी 100 आए होंगे तो रैंक दूसरा देना पड़ेगा, वो उसकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से दें, लेट एडमिशन हुआ उसके हिसाब से दें, मतलब वो डिफरेंट ओपिनियन है और डिफरेंट तरीका, वो अलग बात है। जैसे IIT JEE वगैरह में एडमिशन के टाइम पे देते हैं कि जिसके मैथ में सबसे ज़्यादा है उसको दे दो फर्स्ट रैंक, फिर जिसके फिजिक्स में ज़्यादा है जिसके, वो अलग पॉइंट। द पॉइंट इज कि एक रैंक पर एक बच्चा बैठ सकता है। इसका मतलब रैंक नंबर 2 पे कितने बच्चे बैठ सकते हैं? एक रैंक नंबर 2 पे आएगा, एक रैंक नंबर 3 पे आएगा। इसका यह मतलब है कि 40वें रैंक पर भी एक बच्चा तो पक्का आएगा। अब मेरा तो यह मानना है कि 40 के 40 बच्चे इंसान के हैं, आपका भी यही मानना होगा। और इंसान का बच्चा होने के नाते 40 के 40 बच्चों को बराबर इज्जत मिलनी चाहिए। क्यों जी? इंसान के बच्चे की इज्जत बराबर होनी चाहिए, इंसान और वो इंसान। उसने नंबर ज्यादा ले लिए, लेकिन दूसरे वाला ज्यादा बढ़िया बोल सकता है, तीसरे वाला ज्यादा बढ़िया गा सकता है, चौथे वाला बढ़िया खेल सकता है, पांचवें वाला बढ़िया दौड़ सकता है, छठे वाला बढ़िया मशीनें खोल सकता है, सातवें वाला बहुत अच्छा साइंटिस्ट हो सकता है, आठवें वाला बहुत अच्छा कवि हो सकता है, नौवें वाला बहुत अच्छा कोई मतलब डांसर हो सकता है, एंड सो ऑन। मतलब एक लंबी लिस्ट है। कोई एनिमल पे काम कर सकता है, कोई खेती पे कर सकता है, कोई कंस्ट्रक्शन पे कर सकता है, कोई बिजली का काम कर सकता है, कोई पंखे बना सकता है, कोई कूलर बना सकता है, या कोई एनीथिंग, कुछ भी एनीथिंग, लेकिन वो कुछ ना कुछ कर सकता है। अगर उस परमात्मा ने किसी बच्चे को पहले नंबर पर आने के लिए कोई टैलेंट दिया है तो उसके बदले में उससे कुछ ना कुछ छीना होगा। फिर दूसरे वाले को कम नंबर लेने का टैलेंट दिया है तो वो जो जगह खाली रही उसके लिए भी कुछ ना कुछ दिया होगा, वो जगह भरने के लिए उसको कुछ और दिया होगा। और तीसरे पे आने वाले से थोड़ा इधर से कम ले लिया तो उधर से थोड़ा कुछ ज्यादा दिया होगा। क्यों जी? मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ये तो तय है। अब 40 के 40 बच्चों को बराबर इज्जत मिलनी चाहिए, और 40 के 40 बच्चे इंसान के हैं, इसमें कोई डाउट है? ये भी सच है। चलिए, अब इनमें से पूरी क्लास में से 40 में से कितने बच्चों की मम्मियां ये कहती हैं थोड़ी और मेहनत कर लेता तो वो बात बन जाती? 40 में से कितनी बोलेंगी? सभी ये बोलेंगी। पेरेंट टीचर मीटिंग में आप लोग जाते हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग में टीचर्स की मैं आपको डायलॉग बताता हूं, सभी के डायलॉग बताता हूं, सभी के, आप सबको सुना होगा। ये कर सकता है, थोड़ा सा ध्यान दे तो, ये बहुत शरारती है, ये बोलता रहता है, चुप नहीं होता है इसमें दिमाग तो है, अगर ये कंसंट्रेट करे तो, बस थोड़ा सा घर में ध्यान दीजिए, ये कर लेगा। अच्छा, कर लेगा, अगर करने के बाद वो क्या करेगा? अभी उसके 99 मार्क्स थे, करने के बाद वो 100 ले लेगा, तो पहले रैंक पर कितने बच्चे आ सकते हैं? फिर वो वाला नीचे आ जाएगा, जो पहले पर आया था, फिर वो नीचे आ जाएगा। नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि ये सिचुएशन हमेशा रहनी है कि 39 की 39 माएं इस टेंशन में रहें कि हमारा बच्चा उतनी मेहनत क्यों नहीं कर पा रहा है कि पहले नंबर पर आए। ये सच है। 39 की 39, और पहले वाले की मम्मी जिसका बच्चा पहले नंबर पर है,
पहले तो उसको इस बात की टेंशन है कि अगली बार दूसरे पे आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी, है। और तीसरी गड़बड़ यह है कि वो आते ही सबसे पहले ये भी पूछती है, मम्मा मैं क्लास में फर्स्ट आया। अच्छा, चारों सेक्शन में कौन फर्स्ट आया? ये भी तो होता है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट ये भी तो होता है ना कि तू अपनी में तो फर्स्ट आ गया, चारों में आया कि नहीं आया? यानी कहने का मतलब है कि चारों सेक्शंस में से जो चारों सेक्शन में फर्स्ट आया है उसको छोड़कर सबकी मम्मियों को यह टेंशन है कि मेरे वाला फर्स्ट कब आएगा, नहीं। और जो चारों सेक्शनों में फर्स्ट आया है ना, उसकी मम्मी को यह टेंशन है कि पूरे अहमदाबाद में फर्स्ट कौन आया है। नहीं, 10th क्लास में पूरे जिले में कौन फर्स्ट आया है, ये भी तो टेंशन है। और जिसका बच्चा फर्स्ट आ गया उसको इस बात की टेंशन है कि पूरे गुजरात में कौन फर्स्ट आया है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? इसका मतलब हर पेरेंट के ऊपर एक प्रेशर है जो कि होना तय है। अगर आपने अपने बच्चे को फर्स्ट वाली लाइन में दौड़ा दिया तो वो प्रेशर ये है जो आपके बच्चे को हर कदम, हर रोज, सुबह शाम, हफ्ते वाले दिन, पीटीएम वाले दिन, टेस्ट वाले दिन, टेस्ट का रिजल्ट आने वाले दिन, किसी मीटिंग में जाना है उस दिन, किसी पार्टी में जाना है उस दिन, जो आपके बच्चे के दिमाग में 24 घंटे स्ट्राइक करता रहेगा कि तेरे लिए जितना हम कर रहे हैं ना इतना कोई नहीं कर सकता, और तू जो कर रहा है ना वो एनफ नहीं है, तुझे थोड़ा और करना है। और थोड़ा और करने के बाद भी आपको पता चले वो कहीं भी नहीं जा रहा है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं जी? थोड़ा और करने के बाद आपको और आगे जाना है, फिर आपको और आगे जाना है। बस बेटा 10th कर लो, बस बेटा 12वीं तक का 2 साल और मेहनत कर लो, बस बेटा इंजीनियरिंग पूरी कर लो, बस बेटा एमएससी का एमए एमटेक कर लो, एक बार बस मास्टर्स डिग्री कर लो, बस बेटा कोई जॉब ढूंढ लो, बस बेटा शादी कर लो, बस बेटा बच्चे पैदा कर दो, बस अब बेटा इन बच्चों को संभालो। हमसे नहीं संभलते अभी ये तुम्हारे वाले। और वो दौड़ से मुश्किल से घर वालों ने 2-2 साल करके लगाया था, फिर वो अपने बच्चों की उसी दौड़ में लग गया। अपने वाली से निकल गया, अगले वालों की लग गया। तो कभी निकल पाएंगे हमारे बच्चे इस दौड़ से? डू यू रियली थिंक निकालना चाहते हो? पहले तो ये मतलब निकलने चाहिए। हाँ जी, इस दौड़ से निकलने चाहिए। इस दौड़ से निकलने के लिए आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम सबके बच्चों को परमात्मा ने अद्भुत बनाया है, सबसे पहले तो। और दूसरी बात ये एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि अगर आपका बच्चा गाली दे रहा है तो वो गाली उसके पैदा होने से पहले उसके माँ बाप ने इजाद की थी, उसका आविष्कार उससे माँ बाप कर पहले किए थे। अगर आपका बच्चा मोबाइल ने बिगाड़ा है तो मोबाइल आपने ला कर दिया है। अगर वो टीवी ने बिगाड़ा है तो टीवी आपने ला कर दिया है। अगर वो पड़ोस ने बिगाड़ा है तो पड़ोस आपने ला कर दिया है। वो जिसने भी बिगाड़ा है, वो ड्रग्स ने बिगाड़ा है कि दारू ने बिगाड़ा है कि वो पॉलिटिक्स ने बिगाड़ा है या वो समाज ने के जिस हिस्से ने बिगाड़ा है, वो जो एजुकेशन सिस्टम है उसका उसका गला घुट रहा है, उसका दम घुट रहा है, वो आपने दिया है। नहीं, सबसे पहले तो ये मानना पड़ेगा ना आपको कि उस बच्चे को वो माहौल आपने दिया है। और इसको ठीक करने कौन आएगा? कोई भी नहीं आएगा जी, क्योंकि इस प्रोसेस में बाजार की चांदी है, प्राइवेट स्कूलों की चांदी है, किताबों की पब्लिकेशन वालों की चांदी है, कोचिंग सेंटर वालों की चांदी है। कोचिंग सेंटर वालों पर रोज छोड़ने जाओगे तो मोटरसाइकिल लेने वालों की चांदी है, कार वालों की चांदी है, पेट्रोल डीजल कंपनियों की चांदी है। आप जितना नाटक ज्यादा करोगे उतना ज्यादा बाजार की चांदी है, और नुकसान आप सबका, हम सबका। नहीं, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं जी? इसका मतलब इस बाजार के चक्कर से बाहर निकालने बच्चे जरूरी हैं। इसका मतलब इस नंबरों के जाल से निकालने जरूरी हैं। और अगर इंसान बनाना है तो पहले तो देख लो इंसान बने क्यों हैं, करने क्या आए हैं। क्या नंबर लेने के लिए पैदा किया था या नौकर बनने के लिए पैदा किया था? कोई अच्छा सा पैकेज, मतलब अच्छा सा नौकर। भाई
जॉब माने नौकरी, और नौकर तो नौकर होता है। डेप्यूटी कलेक्टर हो वो भी नौकर है, चपड़ासी हो वो भी नौकर है, मास्टर जी है वो भी नौकर है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमको सबसे पहले अपने बच्चे को एक लाइन बचपन से फीड करनी है कि बड़ा होकर नौकर नहीं बनना है। क्यों जी? सबसे पहले तो ये कहना पड़ेगा ना। आप बोल रहे हैं ना, मैं मेरे बेटे को पढ़ाई करके नौकरी करना है, बोलते हैं मैं गुलाम नहीं बनूंगा, मैं अपना बिजनेस ही करूंगा, इससे मुझे ज्यादा है। 13 साल का लड़का कहता है मैं बिजनेस ही करूंगा। वो भी गलत है, वो भी गलत है। जो आपने बोला कि बिजनेस करूंगा, तो आपने अपने बच्चे को किस चीज के लिए तैयार किया? पैसे के लिए। फिर पैसे के लिए, और पैसा जीवन नहीं होता। और पैसे के लिए अगर आप जियोगे तो आप अपने पूरे परिवार और अपने समाज को बर्बाद कर लोगे। क्योंकि ये पैसा जितना है तो नकली है, पता ही होगा आपको। पता है कि नहीं पता? पता है ना नकली है? नहीं पता? चलो मैं आपको सबूत देता हूं अभी। आप में से कोई खेती से संबंध रखता है? आपका पूरा फैमिली पिछला बैकग्राउंड है तो इसलिए आसानी से समझ आएगा और बाकी लोगों को भी आएगा। आपके यहाँ टमाटर होते हैं? हमारे यहाँ टमाटर हुए। मेरा टमाटर का इसलिए कॉन्सेप्ट इसलिए ध्यान में, क्योंकि मैं परसों ही इस पे चर्चा लंबी करके आया हूँ, तो मुझे इसलिए थोड़ा सा डिटेल क्या, अभी उसका रिसेंट डेटा था मेरे पास, तो मैं उसको रख लेता हूँ। आप गेहूं से देख लेना, और इधर आपके गुजरात में कपास ज्यादा होती है तो आप कपास से हिसाब लगा लेना। किसी किसान ने 100 किलो टमाटर बाजार में बेचे, और मंडी में जो बिकने का रेट है वो कितना का होता है? 2 रुपये, 3 रुपये, 1 रुपया, ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपया। हमारे हरियाणा में जो हाईएस्ट रेट मिला टमाटर के किसान को, वो 5 रुपया मिला। कितना मिला? 5 रुपया। तो उसने 5 किलो टमाटर 100 किलो टमाटर बेचा, तो उसके घर में कितना रुपया आया? 500 रुपया। और उसने लाकर घर में भाई को, बीवी को पकड़ा दिया कि ये लो। मेरा कहने का मतलब, अगर 2 क्विंटल है, 10 क्विंटल मल्टीप्लाई कर लो, कहने उतना पैसा पकड़ा दिया, ठीक। लेकिन मैं एग्जाम्पल 500 रुपए से ले रहा हूं, 100 किलो टमाटर का ही ले रहा हूं। अच्छा, आपने पिछले साल जो टमाटर का हाईएस्ट रेट है वो कहां तक गया? यहां गुजरात में हमारे वहां 250 तक गया, 250 रुपए किलो तक गया। पर चलो हम लोग आपके 200 के हिसाब से ले लेते हैं। वही 500 रुपए लेकर के, वही 500 जो 100 किलो टमाटर बेच कर लाया था किसान, और थोड़े दिनों के बाद बेटी की शादी आ गई या घर में किटी पार्टी हो गई, और हलवाई ने बोला कि टमाटर लाने हैं 10 किलो या 5 किलो या जितना भी, और बोला कि टमाटर लेके आओ, और वही 500 रुपये लेकर बाजार में जाएं, तो कितना टमाटर मिलेगा? उसी 500 रुपये में कितना? 2.5 किलो। 100 किलो टमाटर का 2.5 किलो टमाटर मिला। ऐसा कैसे हो सकता है? वही 500 रुपये में 100 किलो टमाटर मिल रहा है, और वही 500 रुपये में 2.5 किलो मिल रहा है। अगर ये 500 रुपये असली है तो 100 किलो मिला था तो 100 ही किलो मिलना चाहिए ना। तो असली धन टमाटर है कि 500 रुपया? असली धन टमाटर है। असली धन अनाज है, अन्न धन बोलते हैं। असली धन आपका पशुधन है। असली धन मेहनत है। असली धन हमारा स्वास्थ्य, हेल्थ इज वेल्थ। असली धन है पेड़। असली धन है फल। असली धन है सूरज। असली धन है समाज। असली धन है परिवार। अगर ये सब हैं तो वो कागज के टुकड़ा इनकी वैल्यू रखने का एक साधन मात्र है, वरना पहले हमने अनाज दे करके कुल्फी खाई हुई है। आप लोगों ने भी खाई होगी किसी न किसी ने। हम लोग गेहूं देकर, हमारे वहां गेहूं होता था तो गेहूं देकर हम लोग कुल्फियां खाते थे, कॉपी किताब पेन भी लेते थे। इसका मतलब वो भी धन था, ये भी धन था। तो इस पे हम चर्चा फिर करेंगे कभी कि जितना रुपया आज मार्केट में चल रहा है, इसमें से करीब करीब 92% रुपया जो है वो फर्जी है, नकली है, नकली कागज के नोट चल रहे हैं। तो हम लोग अपने बच्चों को कागज के नोटों में, और आजकल तो कागज के भी नहीं, डिजिटल चल रहा है, डिजिट। वो डिजिट है, मतलब वो क्या करते हैं, आपके खाते में लोन के रूप में डिजिट ट्रांसफर कर देते हैं, और फिर आप पूरा दिन मेहनत करते हो और फिर असली वाले पूछते हो उनको। वो कैसे कमाते थोड़ी है, वो तो क्या करते हैं, ए लो नाउ यू 40 लाख क्रेडिटेड, अब कर्जदार हो गए 40 लाख के, भुगतो अब।
और फिर मेहनत कर करके असली पैसे उनको दो। उन्होंने आपको नकली डिजिटल हवा का पैसा दे करके असली मेहनत आपकी छीन रहे हैं, और आपका सुख चैन छीन रहे हैं, आपके परिवार का प्रेम छीन रहे हैं, आपका सब छीन रहे हैं। बिकॉज आप लोग सब लोग अपने बच्चों को पैसे के पीछे दौड़ा दिया। आप सबने या तो नौकर बनाने के लिए पढ़ा रहे हो या फिर बिजनेसमैन बनाने के लिए पढ़ा रहे हो, मतलब अल्टीमेटली पैसे के लिए पढ़ा रहे हो। जीवन के लिए हम कुछ कर ही नहीं रहे। असली में असली टारगेट आदमी का है कि अच्छा ये सब हम क्यों कर रहे हैं। चले एक और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज आपके सामने आएगा तो बहुत सारी चीजें खुलेंगी। मुझे जरा बताइए, हम लोग अच्छी नौकरी, पहले तो हम अच्छा स्कूल, फिर हम अच्छा कोर्स, फिर हम अच्छी कंपनी, फिर हम अच्छी जॉब, फिर हम अच्छा पैकेज, फिर अच्छी बीवी या अच्छा पति, या फिर अच्छी फैमिली, अच्छा घर, फिर अच्छी गाड़ी, फिर अच्छे कपड़े, ये सब कुछ करते हैं ना। क्यों करते हैं? दिस इज द क्वेश्चन। क्यों पे जाना बड़ा जरूरी है कि अगर बच्चे ने कुछ कर दिया तो क्यों किया। यही मूल मंत्र है। जितनी भी प्रॉब्लम्स का सलूशन है वहां मिलेगा क्यों में मिलेगा। ये क्यों हुआ, कौन इसका कारण था, इसकी जड़ में क्या है, तब पता चलेगा इसका सलूशन क्या है। बताइए आप ये सब क्यों कर रहे हो? अरे बताइए। सुखी होने के लिए। पैसे से सुखी होता तो फिर गरीब आदमी कभी सुखी नहीं होगा। समाज ये कहता है कि अगर गाड़ी समाज नहीं आप, पर्सनल समाज नहीं आप, हम क्यों कर रहे हैं? मैं क्यों कर, मैं यहां बैठा हूं, मैं क्यों बैठा हूं? मैं यहां बैठा हूं, मुझे क्या मिल रहा है इससे? द बिगेस्ट क्वेश्चन है ना भाई। मैंने तो आपसे आने का वो फीस भी नहीं मांगा है। मैं ये जो सेमिनार पेरेंट के लिए करता हूं ना, हरियाणा में हम लोग जब करते हैं तो मेरा 2 घंटे बोलने की फीस 3.5 लाख रुपया होती है। प्राइवेट किसी स्कूल में हम जाते हैं, और मेरा अपॉइंटमेंट का फीस 1.5 लाख रुपया है। तो मैं ऐसे फ्री में बात नहीं करता हूं, पर मैं क्यों कर रहा हूं? क्यों इज अ बिग क्वेश्चन। बिकॉज आप वो क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप वो जिसलिए कर रहे हो, मैं भी उसलिए कर रहा हूं। मैं आपको ये बता रहा हूं, और आप सब लोग उसी लिए करते हो जिसके जो मैं कारण ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। तो और वो आपको पता है एक्चुअली। बताइए, आपने बोला खुश सुखी होने के लिए, आप और कोई बोलिए फटाफट। अच्छा जीवन जीने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए, और बोलिए फैसिलिटीज के लिए, और हाँ जीवन निर्वाह तो झोपड़ी में भी हो जाएगा। अच्छा डेफिनेशन क्या है? उसका टेंशन नहीं चाहिए। अच्छा, कमाल की बात यह है, आपने बोला कि 20 तारीख को सैलरी खत्म हो जाती है, बाकी के 10 दिन का टेंशन नहीं चाहिए। कमाल की बात यह है, एशिया के सबसे अमीरों में शामिल हैं इस टाइम इस देश के 2 धन कुबेर, एक अडानी और एक अंबानी। उनके पास तो ऐसी समस्या नहीं है, वो क्यों दौड़ रहे हैं? अपना जो यहाँ गुजरात के 2 आदमी आपने भेजे हुए वहां, हमारे अमित शाह और वो दोनों क्यों कर रहे हैं ऐसा? हाँ, नहीं, वो पर्पस क्या है? दिस इज द पर्पस, दिस इज द क्वेश्चन। वो पर्पस क्या है? क्योंकि जो पर्पस अडानी अंबानी का है, वही पर्पस मोदी का है, वही केजरीवाल का है, वही राहुल का है, वही आपका है, वही मेरा है, वही इनका है। हर किसी का वही पर्पस है। व्हाट इज दैट पर्पस? नहीं, देखा देखी पर्पस नहीं है। नंबर 1 कोई रह नहीं सकता, एक ही रह सकता है पूरी दुनिया में। समाज के लिए हमको बड़ा घर क्यों चाहिए? समाज के लिए कर रहे हैं तो समाज के लिए अपना घर बढ़िया वाला क्यों चाहिए? अपनी गाड़ी बढ़िया वाली क्यों चाहिए? इंद्रिय सुख तो वो नहीं आ रहा, वो फिर भी लगे पड़े। मैं बता रहा हूं, इससे नहीं हो रहा। महत्वाकांक्षा क्यों? महत्वाकांक्षा क्यों? इंद्रिय सुख क्यों? क्योंकि इंद्रिय सुख तो आपको गाड़ी लेने का शौक था, आपको गाड़ी बहुत अच्छी लग रही थी, मुझे यह गाड़ी लेनी थी, लेते ही पुरानी हो गई, होते ही सेकंड हैंड हो गई, बैठते ही आ गई। अब बताओ, अब क्या नेक्स्ट? भाई एक गाड़ी लेनी थी, वो तो आ गई, आते ही आपका हो गया पूरा। अब इंद्रिय सुख तो नहीं होगा। इंद्रिय सुख कोई सा भी हो, किसी भी इंद्रिय का कोई सुख है, वो सुख लेते ही 0 हो जाते हो। 0 होने के बाद फिर 0 ही होना है। 0 होने के लिए तो हम वो इंद्रिय सुख नहीं लेते हैं। वाई?
आत्मसंतोष का अभाव ऐसा कुछ आत्म आगे आगे जाने का आगे आत्मसंतुष्टि का, हाँ वो आत्मसंतुष्टि का, आत्मसंतुष्टि का अभाव है। वो आत्मसंतुष्टि कैसे मिलेगी? क्योंकि अगर पैसे से मिलती तो मैंने बहुत सारे पैसे वालों को सुसाइड करते देखा है, उनके घर टूटते देखा है, उनके घर में कलेश होते देखा है। और नौकरी से मिलती तो मैंने डेप्यूटी कलेक्टर को भी सुसाइड करते देखा है ना। पावरफुल लोगों को होती, पॉलिटिशियंस को भी मैंने एक दूसरे को मारते मरते देखा है। तो और अगर अपने बच्चों को सामान देने से खुशी मिलती तो फिर गरीब आदमी तो अपने, या उससे प्यार दिखाई देता तो गरीब आदमी तो अपने बच्चों को कभी प्यार ही नहीं कर पाएगा इस हिसाब से। तो अगर सामान देना ही प्यार है, बच्चों को फैसिलिटी देना ही प्यार है, अगर बच्चों को ये भौतिक चीज़ें देना प्यार है, तो फिर वो तो कभी प्यार दिखाई नहीं पाएगा। नहीं, दिमाग को भाई, कई बार अपनी मम्मी से, पापा से, पति से, पत्नी से, बच्चों से, या बच्चे अपने मम्मी पापा से कई बार झूठ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? डर की वजह से। बहुत बार डर नहीं होता है फिर भी हम बोलते हैं। जैसे हम बड़े हो जाते हैं, अब हम इतने डरते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम झूठ बोलते हैं। किसी को पता न चले कि हम क्या कर रहे हैं, कि हम क्या सोच रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों? सामने वाले को क्या लगेगा? सामने वाले को क्या लगेगा, उसको क्या लगेगा, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? उसकी नजर में हम गिर ना जाएं। उसकी नजर में हम कहां जाना चाहते हैं? ऊपर जाना चाहते हैं। वो ऊपर कहां है? अच्छा, कहां? बुरा ना बोल दे या सोच ले। बोल तो बोले ना बोले वो, लेकिन सोच ले। ऐसा क्यों? क्योंकि हम डरते कि किसी की नजर में गिरना। वो तो गिरने वाला तो अब नीचे से फिर ऊपर आएंगे, वो तो फिर वहीं चालू हो जाएगी। सम्मान मिले। ओ, पहुंच रहे हैं ना हम सारे, धीरे धीरे हम पहुंच रहे हैं। अभी देखो, आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि हाँ वो वाली बात सही है, इनके वाली भी बात सही है, इनके वाली भी सही है, इनके वाली भी सही है, लेकिन जब हम सच पे पहुंचेंगे तो हम सब सहमत हो जाएंगे। जब हम रियलिटी पे पहुंचेंगे फिर हमारे सारे ओपिनियन वहां पे ठीक हो जाएंगे। हाँ, ऐसा इसीलिए करते हैं। देखिए, आपको अगर यहां बैठे हो और अभी जो भाई कोई आ जाए और आते ही हम उसे ये कह दें यू आर नॉट वेलकम, दफा हो जाए, तो उसको कैसा लगेगा? इंसल्ट लगेगा। और हम उसे कह दें कि चलो आ जाओ, और फिर यहां जगह ना हो उसके लिए, और फिर हम जगह बनाए भी ना उसके लिए, फिर भी इंसल्टेड। पर आते ही अरे अरे आइए आइए, बढ़िया, बैठिए बैठिए बैठिए, ओके ना ना तुम बैठो ना, जैसे आप कह रहे थे, नहीं नहीं मैं नहीं बैठना, कहीं बैठे, हम बैठिए 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 बैठिए, तो हम आपको जगह दे दी तो आपको रिलैक्स हो गए ना, है ना। द पॉइंट इज, हम जहां जाते हैं अगर हमें वहां जगह मिल जाए तो हमको आत्मसंतुष्टि होती है। जगह मतलब सम्मान। अब सम्मान भी हमको क्या चाहिए? हम अपने बारे में कुछ सोचते हैं, अपने बारे में ना हमको सोचते हैं कि मैं ऐसा हूं, जैसे मैं इतना चोर हूं, इतना झूठा हूं, इतना कमीना हूं। मतलब अपने बारे में हमें पता है कि मैं इस मामले में अच्छा हूं, इस मामले में बुरा हूं, सबको पता है। मतलब हर मामले में, चाहे नंबर लेने का मामला है, चाहे पैसा कमाने का मामला है, चाहे अपनी हैसियत का मामला है, चाहे अपने सोशल स्टेटस का, हम सबको अपना सोशल स्टेटस मालूम है। लेकिन हम सबको अपने असली स्टेटस से ऊपर वाला स्टेटस दिखाते हैं। मतलब बच्चे की शादी करनी हो तो भी हम अपनी हैसियत से ज्यादा चाहेंगे, गाड़ी लेना है तो भी अपनी हैसियत से ज्यादा लोन लेके करेंगे, घर लेना है तो भी हैसियत से ज्यादा का करेंगे। और मतलब ये कर रहे हैं ना। बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं? हमको लगता है, हमें क्या लग रहा है कि जैसे पोजीशनिंग होती है ना, जैसे कोई स्तूप होता है या कोई पहाड़ होता है ऐसे करके, तो असल में जो नीचे जो है वो ज्यादा जगह होती है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे जगह कम होती जाती है, और ऊपर कम लोग होते हैं।
तो उनको लगता है कि जो नीचे लोग इस चीज का भोग कर रहे हैं, ऊपर कम लोग भोग कर रहे हैं, तो ऊपर सारा माल हमारे हिस्से में आएगा बेसिकली, और वहां जगह खाली होगी, वहां हमारे लिए खूब स्पेस होगा। इसको मैं थोड़ा फिलोसॉफिकली बोल रहा हूं अभी फिलहाल, लेकिन मेरी बातचीत जब एंड होगी तो आपको समझ में आएगा। अल्टीमेटली मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि हर व्यक्ति अपने से ऊपर वाले लेवल पर जाने की कोशिश कर रहा है या दिखाने की कोशिश कर रहा है, और उसे लग रहा है शायद इस वाले लेवल पर मेरी एक्सेप्टेंस हो जाए। क्या होता है, हर आदमी को ज्यादा चाहिए जो भी चीज है। जैसे अभी उसका घर है, उसके 10 दोस्त हैं, उसके 15 दोस्त हैं या 10 दोस्त, या उसकी ये प्रॉपर्टी या इतना सब कुछ है। अब उसे इन दोस्तों में तो जगह मिल गई, ये दोस्त मेरे को घर पे बुलाएंगे, ये दोस्त मेरे लिए इतना कर सकते हैं। अब उसे इस लेवल को बढ़ाना है, तो अब वो कहता है कि मैं इधर नहीं बढ़ाऊंगा, अब मैं इसे ऊपर बढ़ाऊंगा। तो अब वो उससे ऊपर वाली कैटेगरी के साथ रिलेशन बनाना चाहता है। तो वो कहता है अगर मैं टूटी फूटी सी गाड़ी में जाऊंगा तो वो मेरे को शायद जगह ना दें उस जगह पर, क्योंकि वो थोड़े ऊपर के लेवल के हैं, तो मुझे अपना लेवल ऊपर का दिखाना पड़ेगा। मैं अगर फटे कपड़ों में जाऊं तो शायद वो नहीं देंगे, इसलिए शायद मुझे जगह नहीं मिलेगी, शायद मेरे ऐसा घर देखने से जगह नहीं मिलेगी। क्योंकि हम लोगों ने ना टीवी पे या अखबारों में या मीडिया में ऐसा देख लिया कि अपना घर तो होना ही चाहिए। तो जिसको हम अब दो मॉम्स हैं, अगर वो मॉम्स बच्चों को छोड़ने आई हैं और बाय चांस उनकी आंखें मिली और वो आपस में बात करने लगी, हेलो हेलो आप कहाँ रहते हैं, मैं भी इधर ही रहती हूँ, अच्छा आपका बच्चा कौन सी क्लास में, मेरे वाला, अच्छा हमारा दोनों एक ही सेक्शन में पढ़ता है, बढ़िया, आप किधर को रहते हैं, उधर रहते हैं, इधर को, अच्छा इस सोसाइटी में रहते हैं, अच्छा अपना फ्लैट है, नहीं नहीं हम तो रेंट, अच्छा रेंट पे हैं। तो वहाँ उसको घर आके बोलती है मुझे नहीं पता, एक फ्लैट ले लो बस, क्योंकि रेंट वालों की तरफ वो ऐसे देखती है। Everybody tries to fit in their society, in his or her society। तो मतलब क्या हुआ, हम लोग अपने पूरे समाज में कोई जगह ढूंढ रहे हैं अपनी, जहां हमको सेटिस्फेक्शन मिले, कि यहां हमको खुशी मिले। एवरीबॉडी, हम सब लोग दौड़ रहे हैं, सारी दौड़, चाहे कपड़ों की है, चाहे गाड़ियों की है, चाहे पैसे की है, चाहे फ्लैट की है, चाहे बच्चा नौकरी यहां करता है कि अमेरिका सेट है, वो 5 लाख का पैकेज लेता है कि 50 लाख का पैकेज लेता है, पार्क में बैठ के बात करेगा, माँ बाप बड़ा चौड़ा होकर बोलता है अपने वाला तो अमेरिका सेट है, एक बड़े वाला तो छोटे वाला MBBS कर रहा है, ऐसा करके बोलता है। और दूसरे वाला कहता है हमारे वाला तो मानते ही नहीं है। तो वैसे होते ये ऐसे ही है नहीं। तो हम अपने बच्चों के पीछे लगे पड़े हैं कि हमको जब अपने दोस्तों में बात करनी है तो हमको एक लेवल पे बात करनी है। ठीक है, लग रहा है आपको ऐसा? कहने का मतलब क्या हुआ कि हम जो भी कर रहे हैं वो एक ही चीज के लिए कर रहे हैं, समाज में किसी स्थान की। और वो स्थान क्या है ये हमको भी नहीं पता, लेकिन फाइनली एक स्टेटमेंट है जिसके लिए हम दौड़ रहे हैं, वो है कि मैं जिस स्थान पर हूं वहां मुझे इज्जत मिले। नहीं, मान लो आपका बच्चा देखता है कि मेरे पिताजी ऐसा कपड़ा पहने हुए की इज्जत करते हैं और ऐसा कपड़ा पहने हुए की इज्जत नहीं करते हैं, तो आपका बच्चा अपने आप डिसाइड कर लेगा कि उसे किस तरह के कपड़े पहनने हैं, फिर आपको बताने की जरूरत नहीं है। फिर जब आपका बच्चा देखेगा कि आप किसी व्यक्ति को गाड़ी देखकर पसंद करते हो या उसका पद देखकर कहते हो, तो फिर वो देखता है कि ऐसे लोगों की इज्जत करनी चाहिए, तो मुझे भी बड़ा होकर वैसा ही बनना है जिसकी इज्जत हो। मतलब हम जितना भी जो कमा रहे हैं वो एक ही चीज के लिए कमा रहे हैं, इज्जत, सम्मान और समाज में स्थान। दो चीजें, सम्मान और समाज में स्थान। नहीं, हाँ जी, इसके अलावा किसी का कोई और सोल्यूशन है? आप जो भी कर रहे हो इसीलिए कर रहे हो ना, आपको समाज में अपना स्थान मिले, एक कोई भी स्थान मिले, और वहां पर जहां भी स्थान मिले वहां इज्जत मिले। मान लो उधर इज्जत नहीं मिल रही है कि वो तो बैक बेंचर्स हैं भाई, और इधर वालों को इज्जत मिलेगी, तो आपकी ट्राई रहेगी हम भी इधर ही बैठे, जहां इज्जत ज्यादा मिलेगी हम वही करना चाहेंगे।
जहां भी इज्जत ज्यादा मिलेगी हम वही करना चाहेंगे। पैसे वालों को दोगे तो पैसा है। तो इसीलिए हमने क्या किया, जुआ खेलने वालों को इज्जत देनी शुरू कर दी, क्योंकि वो हीरो बना दिए तो हमारे बच्चे जुआ खेलने लग जाएंगे। आपने रेपिस्ट को इज्जत देनी शुरू कर दी। अब आप देखिए ना, मान लो शक्ति कपूर फिल्म के अंदर दिखा रहा है कि वो किसी लड़की को रोक के रेप कर रहा है और वो रियल में शक्ति कपूर यहां आ जाए। अब आपके बच्चे ने मूवी में देखा हुआ था कि ये गंदा आदमी है और आप उसके पीछे पड़ जाएं कि गंदे आदमी के, बच्चे को थोड़ी पता है वो कि वो मूवी थी। बच्चे की तरफ से तो जो अंदर हो रहा है वैसे ही हो रहा है। आपके बच्चे को कार्टून देखने की किसी को आदत है? ओना हाथ खड़ा करिए। इनको आदत है। जिनके बच्चों को ज्यादा कार्टून देखने की आदत है उनके बच्चों के डायलॉग बताता हूं मैं आपको। क्या मामा आपने तो दिमाग खराब कर दिया है मेरा ऐसे बोलते हैं ना, मतलब उनको नहीं पता है कि जो अंदर चल रहा है वो कार्टून है। छोटा बच्चा स्पंज की तरह है, उसके सामने जो रख दोगे वो चूस लेगा। जो रख दोगे, वो टीवी में है कि अखबार में है कि समाज में बोला जा रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब हमारे बच्चों को किस चीज का एक्सपोजर देना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। और हमको किसकी इज्जत करनी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी जिस दिन हम माँ बाप अच्छा काम करने वाले की ज्यादा इज्जत करेंगे, सच बोलने वाले की ज्यादा इज्जत करेंगे, जो समाज में बेहतर काम कर रहा है उसकी ज्यादा इज्जत करेंगे, तो बच्चों को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि किसके चरण छूने हैं और किसके नमस्ते करने हैं। अभी तो गड़बड़ क्या हो रही है कि बच्चे को बताकर लेकर जाते हैं, तुम्हारी बुआ के घर जा रहे हैं, मैं बता रहा हूं जाते ही पैर छूना सबके, नमस्ते करना अच्छे से, सामान को खाने को दौड़ना मत, सामान नहीं छेड़ना किसी का। यही वाले डायलॉग होते हैं ना वहां पे जाकर के, क्योंकि वो बच्चे को पता है। अब आप देखो ना कमाल की बात, वो बच्चा खाने के सामान पर घर में नहीं टूट के पड़ता, वो तब टूट के पड़ रहा है जब या तो कोई गेस्ट आया हो अपने घर में या किसी के यहां गए हो। नहीं, ऐसा क्यों? वो फीलिंग ऑफ फ्रीडम उसी टाइम उनको पता है अब ये मार नहीं सकते अब ये डांट नहीं सकते, उनको पता, इतना स्मार्ट होता है बच्चा, उसको पता है अब अपन फ्री हैं। ये ऐसे तो करते रहो, ऐसे तो हम डिजाइन तो करेंगे, तू घर चलियो तेरे को मैं बताऊंगा बट द पॉइंट इज, जो भी हम कर रहे हैं हम अपने बच्चे को डांट भी इसलिए रहे हैं क्योंकि हमको पता क्या टेंशन हो जाती है। अगर बच्चे ने चरण नहीं स्पर्श किए तो फटाक से साथ वाला बोल देता आपने बच्चे को संस्कार नहीं दिए, तो हमारी परवरिश के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा जाता है। तो हमको टेंशन हो जाती है, नमस्ते तो करवाने के छोड़ने आज तो पक्का कि आज तो चरण छू नहीं है। इट्स अ फैक्ट। मेरा बेटा 18 साल का अभी होने वाला है, मैंने जीवन में उसको कभी नहीं कहा कि तुमने अंकल के नमस्ते करने के नहीं करने। मैंने उसको बोला, जैसे मैं हर एक माँ बाप का, मुझे बच्चे नहीं सिखाया अपने जीवन में परवरिश, मैंने बोला बेटा बड़ों के नमस्ते करते हैं। अभी लाइन बोल दी, ये तो गलत बात तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, अभी किसी के घर जा रहे हैं, उसके नमस्ते करने हैं, उसके पैर छूने हैं, और आते हुए बाय चांस पति पत्नी बात कर रहे हों और बच्चा पीछे बैठा सुन रहा हो कि वहां तो कह रहे थे इज्जत करनी है, नमस्ते करनी है, यहां तो उसकी चुगलखोरी चल रही है वो देखता नहीं है। मैंने कहा था ना वो ऐसा करती है, हमेशा ही वो ऐसा करती होती है, मैंने तो बहुत बार समझाया तेरे को, उसको वो मानती ही नहीं है। बोले यार तो कह रही थी कि तू वो इज्जत करने लायक, तो बच्चा कंफ्यूजन में है कि इज्जत करूं कि नहीं करूं इसकी। है ना, मीन्स बच्चा कंफ्यूज्ड है। अब वो कंफ्यूजन मेरे साथ हो गई। अब मैंने उसको बोल दिया बेटा बड़ों के नमस्ते करने चाहिए। अब उसको तो सड़क पे नीचे उतरे ऑफिस से, रिक्शा वाला खड़ा था, ठू नमस्ते, फिर बस में चढ़े तो ड्राइवर के नमस्ते, और कोई भी मिले उसी के नमस्ते। मैंने कहा भाई, बोला सबके नहीं करने। मैंने उसको बोल दिया, मैंने कहा सबके नहीं करते होते बेटा। बोला फिर किसके करने होते हैं? इट वॉज भी क्वेश्चन, किसके करने हैं? ये मेरे सामने सवाल आया, किसके करने हैं? मैंने कहा जो नमस्ते करने लायक हो। बोला वो कौन होता है नमस्ते करने लायक? क्योंकि आप भी बहुत से लोगों के नहीं करते हो, जो उम्र में आपसे बड़े हैं,
आप भी किसी के नमस्ते हाथ जोड़कर करते हो, किसी को ऐसे करते हो, किसी को पैर छूते हो, तो आप कैसे डिसाइड करते हो? मैंने कहा भाई एक काम करियो, तू बड़ा हो जाएगा तुझे अपने आप पता चल जाएगा कौन नमस्ते करने लायक है, कौन पैर छूने लायक है। तो मैंने एक चीज नोटिस करी ओवर द पीरियड, जब वो बड़ा हुआ उसने माँ बाप की साइकोलॉजी देखी कि मम्मी पापा जिसको इज्जत से पेश आ रहे हैं उसने बिना कहे उसके पैर छुए, और जिसके प्रति माँ बाप के मन में हल्का सा भी पॉइंट और कोई डाउट था ना, उसने अगले के नमस्ते दूर से ही कर दिए, नमस्ते बात खत्म बस। और वो अभी हो गया, मुझे नहीं बताना पड़ता। अब वो मैंने कभी उसको नहीं कहा, लेकिन वो समझ गया किसके करने हैं। भाई हर आदमी तो मेरे नमस्ते के लायक भी नहीं होगा, पैर छूने के लायक भी नहीं होगा। भाई आदमी पैर छूने के लायक कौन है? आपकी समझ में कौन है पैर छूने के लायक? हाँ जी, पैर छू, मम्मी पापा शराबी हो तो भी, शराबी कबाबी हो तो भी ना, माँ बाप होता है, माँ बाप का सम्मान माँ बाप की जगह पूरा है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं पैर छूने की। क्योंकि मुझे क्या लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम पैर छूते हैं रियल में, तो हम लोग पैरों के दोनों अंगूठों को जब हम हाथ लगाएंगे और जब हम हाथ से हाथ पैरों को रखेंगे, तो मुझे ये लगता है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये चार्जिंग पॉइंट्स हैं एक्चुअली। हमारे जो एनर्जी बंदे की है, जो डिस्चार्ज हो रहे हैं हम नीचे से और ऊपर से चार्ज हो रहे हैं, ये डिस्चार्ज होने का प्रोसेस है। ये आपने देखा होगा, जो आदमी नंगे पैर रहते हैं वो ज़्यादा हेल्दी रहते हैं, क्योंकि ज़मीन के साथ टच होकर के ज़मीन में वो डिस्चार्ज होते रहते हैं उनकी पूरी बॉडी। तो बॉडी, ये जो टोज हैं हमारे, ये डिस्चार्जिंग पॉइंट्स हैं, यहाँ से हमारी बॉडी की ऊर्जा निकलती है। अगर हम पॉजिटिव ऊर्जा के मालिक हैं तो हमारे बच्चे को टच करने पर पॉजिटिव ऊर्जा चार्ज होगा, लेकिन अगर हम निकम्मे और घटिया लोग हैं तो घटिया एनर्जी भी आएगी हमारे बच्चे में। तो सम्मान करने का लायक वो आदमी है, पहली बात तो जिसकी ऊर्जा हमको लेनी है, और दूसरा जिसके आशीर्वाद और जिसके आशीर्वाद देने लायक कोई आदमी है। अब हम लोग उस लायक नहीं बने हैं कि आशीर्वाद दें किसी को कि आयुष्मान भाव फलाना बम ढिमकाना, अदरवाइज तो फिर हम अनकॉन्शियसली अपने बच्चे को नेगेटिव ऊर्जा भी दे रहे हैं। अगर वो हर किसी का ही पैर छू रहा है, अगर वो उस टाइम उसके मन में भाव चोरी के होंगे तो वही जाएंगे आपके बच्चे को। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सम्मान अलग, चाहे पेरेंट है, चाहे गुरु है, चाहे समाज का कोई भी आदमी है, अगर वो गलत भावना के साथ रह रहा है वो पैर छूने के लायक नहीं है। मतलब मैं ऐसा मानता हूं, और ये गलत हो सकता है, मतलब मैं इसके लिए भी तैयार हूं, बट मेरा ये मानना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जितनी भी दौड़ भाग कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? स्थान और सम्मान पाने के लिए, कि समाज में हमें कोई स्थान मिल जाए और हमारा सम्मान हो जाए। जब तक हमारे समाज में औरत का सम्मान था घर के अंदर और वो मैनेजर की तरह बैठती थी, तब तक वो घर में रही। फिर टीवी ने हमको बताया कि औरत को अपने पति को ये डायलॉग बोलना चाहिए कि मैं क्या खाना बनाने के लिए ला रखी हूं, मेरे अपना कोई जीवन नहीं है। और फिर वो नौकर बनने निकली, मैनेजर थी और वो सेल्समैन बनने निकली, अब वो सेल्स गर्ल बनी हुई है। नहीं, घर की रानी थी, नौकरानी हो गई। हाँ, है ना। और ये टीवी ने किया हमको। अगर वो सम्मान, क्योंकि हमने क्या किया, पैसे को सम्मान देना शुरू किया, उस दिन से घर की औरत को ये लगने लगा कि मैं तो पैसा कमा नहीं रही हूं, तो मेरे को सम्मान नहीं मिलेगा, तो मेरा सम्मान तब होगा जब मैं पैसा कमाऊंगी। क्योंकि हमने सम्मान पैसे को देना शुरू कर दिया, काम को नहीं। जबकि जो मां कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता बच्चे के लिए, वो किसी पैसे में नहीं आ सकता। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और वो माँ अनपढ़ हो, पढ़ी लिखी हो, गांव से हो, शहर से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, माँ तो माँ होती है। माँ के पास पता नहीं वो नॉलेज कहाँ से आता है, कोई एक्सपीरियंस ना हो तो भी पहले बच्चे की परवरिश भी वो परफेक्टली करेगी, हमेशा परफेक्शन के साथ, वही मतलब। और उसको हमने नौकरानी बना के मार्केट में उतार दिया, बाजारू बना दिया हमने औरत को। ये टीवी ने किया बेसिकली। इसका मतलब ये हुआ कि वापस अगर समाज में, परिवार में काम के हिसाब से सम्मान मिल जाए और पैसे का सम्मान खत्म हो करके आपने वो ईमानदारी से कमाया है या बेईमानी से कमाया है, सम्मान इस आधार पर होने लगे, तो थोड़ी बहुत बात बन सकती है समाज के सुधरने की, कि नहीं हो सकती?
ये पहला नंबर। दूसरा नंबर, अगर आपके बच्चे को यह सिखाया जाए बचपन से कि बेटा नौकर भी नहीं बनना है और पैसे के लिए भी काम नहीं करना है, तुमको केवल काम करना है, काम ढूंढना है समाज के अंदर, और तुमको वो काम ढूंढना है जिसको करने के लिए तुमको कुछ करप्शन ना करनी पड़े, जिसको करने में तुम्हें आनंद आता हो। अगर मुझे यहां बैठ करके आपसे बात करने में आनंद नहीं आता होगा ना, तो मुझे यहां बैठने का कुछ ना कुछ चाहिए, ताकि फिर मैं वो आनंद कहीं और लूं उस पैसे से। पर मुझे यहां आनंद आ गया तो मुझे अब कुछ चाहिए नहीं ना, क्योंकि वो आ गया, अपना बात खत्म। इसी के लिए तो दौड़ रहे थे सारे के सारे। सम्मान भी मिल गया, समाज में स्थान भी मिल गया और आनंद भी आ गया, फिर मेरे को क्यों चाहिए आपसे पैसा? फिर क्यों को चाहिए भाई? अभी देखो मेरे कितने घर हो गए, ठीक है, अहमदाबाद में आऊंगा, भूखा मरा आऊंगा, किसी का नंबर होगा, फोन कर लूंगा, रोटी खिला दोगे ना, मेरे को क्यों चाहिए पैसा? है वो पैसा किसके लिए चाहिए? रोटी असली धन है, पैसा असली धन नहीं है। जो पैसे से जो रोटी मिलेगी वो तो ढाबे की रोटी मिलेगी जिसमें दाल भी 3 दिन पुरानी गर्म करी हुई होगी, कचरा ही होगा वो, है कि नहीं? मीन्स मेरा कहने का मतलब यह है, हमको बच्चे को असली धन कमाना सीखना है, सिखाना है। और असली धन कमाना सिखाने के लिए पहले हमें उस बच्चे को और अपने आप को और अपने परिवार को समझने की समझ होनी चाहिए। उस समझ के लिए हम लोग एक प्रपोजल रखते हैं आपके सामने। प्रपोजल नंबर 1, मेरे पास एक ट्रेनिंग है जो मैं पहले अपनी फ्रेंचाइजी को देता था। उसकी जो टोटल कीमत है वो 10.5 लाख रुपए है, अगर किसी को पैसा कमाने के लिए वो ट्रेनिंग चाहिए तो। बट अगर कोई अपने बच्चे को समझने के लिए और अपनी सोसाइटी के अंदर बदलाव करने के लिए लेना चाहता है तो वो बिल्कुल फ्री है, ठीक है? यानी आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस बात को स्प्रेड करना है कि चलो बच्चों को समझना शुरू करते हैं कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, और जो चीजें गलत हैं समाज में उनको हमको हटाना है। गलत चीजें हट जाएंगी, अच्छी अच्छी रह जाएंगी, बात खत्म। गलत क्यों कर रहा है बच्चा? क्योंकि बच्चे के पास अच्छा करने के लिए कुछ नहीं है। आपका बच्चा, मैं आपको गारंटी से कहता हूं, आप आज उसका टीवी छुड़वा दो, आपका बच्चा टीवी नहीं छोड़ सकता। आप आज उसका मोबाइल छुड़वा दो, नहीं छोड़ सकता। वो पड़ोसी के यहां जाएगा, वो चाचा के यहां जाएगा, वो दादा के मोबाइल पे चिपकेगा जा करके, वो किसी के भी मोबाइल पर चिपकेगा। उसका कारण क्या है कि जब वो स्कूल जाता है ना, तो उसके जो चारों दोस्त हैं वो मोबाइल वाली बातें करते हैं कि मेरा इस गेम में इतने पॉइंट हो गए, मैं इस गेम में इस लेवल पे पहुंच गया, मैं कार्टून मैंने यहां तक देख लिया, मेरा इसका ये हो गया। उसके पास समाज में उसको स्थान चाहिए अपने 4 दोस्तों के बीच। वो 4 दोस्त सिर्फ कार्टून की बात कर रहे हैं तो उसे जगह नहीं मिल रही है कहीं खड़े होने की, तो उसे भी उनके साथ खड़ा होने के लिए वो कार्टून देखना पड़ रहा है मजबूरी में। इसलिए अगर आपको अपना बच्चा बचाना है तो आपको उन 4 मां बाप से बात करना पड़ेगा जो उस बच्चे के दोस्त हैं, क्योंकि वो 4 छूटेंगे तो आपका बच्चे का छूटेगा ना। उस बच्चे को खेलने के लिए दोस्त मिल जाए और वहां पर जगह मिल जाए, उसको कैसी तैसी करी उन्हें कार्टूनों की। भाई आप भी तो खाली टाइम में फिल्म देखते होंगे, 4 दोस्त बैठे हो तब थोड़ी मूवी लगा के बैठ जाते हो आप, क्यों जी? जब आप कुछ कर रहे हैं तब आपको कुछ नहीं करना है। बट उन्होंने ऐसा गेम खेला कि इन सब लोगों को पागल बनाओ और इनको मशीन दे दो, काम मशीन कर देगी। अभी क्या है, आप कपड़े धोगे ना, ऐसे बैठोगे नीचे, आपके घुटनों की एक्सरसाइज, आपके कंधे की एक्सरसाइज, कपड़े को ऐसे मारोगे, आपके हाथों की एक्सरसाइज, कभी सर्वाइकल नहीं होगा। पर घर की लेडी को वॉशिंग मशीन दे दो, वॉशिंग मशीन लगा के और मोबाइल पे बैठ जाएगी, सर्वाइकल भी होएगा, दिमाग भी खराब होएगा, फॉलोपिन ट्यूब पे भी अटैक पड़ेगा। और खाली दिमाग, तो शैतान आपके घर में लाना है तो दिमाग खाली कर दो, बस दिमाग खाली, काम मशीन कर ले, दिमाग खाली हो जाए, शैतान अपने आप आ जाएगा। फिर आपके घर में हर वो चीज होगी जो शैतान करता है। सीधी सी बात है, बहुत सिंपल फंडा है। तो मैं आपको वो ट्रेनिंग दूंगा, आप सब ने वो ट्रेनिंग करनी है जैसे मैं आपको बताऊंगा। कर सकते हो, घर में बैठे करनी है, कहीं जाना नहीं है। जब वो ट्रेनिंग आपकी हो जाएगी फिर फाइनल ट्रेनिंग के लिए दोबारा बैठे सकते हैं अपन। ये ट्रेनिंग आप अपने स्पाउस को भी देंगे। अगर यहां सिर्फ पत्नी आई हुई है तो वो अपने पति को देगी, पति आया हुआ तो अपने पत्नी को देगा, ठीक है? और यह है एक काम जो आपको घर पे बैठ के रोज करना है। दूसरा नंबर,
इसके लिए आपको अभी मैं 6 बजे के बाद यहाँ से 6 बजे निकल जाऊंगा, मेरी फ्लाइट है 6 बजे। आपको मान लो अभी के बाद 6 बजे के बाद मेरे पास जिन जिन के मैसेजेस आएंगे, क्योंकि जिनको चाहिए मैं उन्हीं को दूंगा, ग्रुप्स में नहीं डालेंगे हम। ग्रुप्स में क्या होता है, कचरा ही होता है ग्रुप्स में, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है, बात ही कहीं की कहीं चली जाती है। तो जिसको भी चाहिए मैं सिर्फ उसको दूंगा, ठीक है ना। और आपने भी अपने हस्बैंड से बात करनी है, अगर उनको चाहिए तो उनको बोलो अपने फोन से मैसेज करूंगा, तो मैं उनको दूंगा। मतलब क्योंकि किसी को भी बिना समझे, अगर मान लो ये वाली चीजें मैं आपको नीचे मिलते आप और बता देता कि ये ट्रेनिंग है ये कर लो, फिर भी आप कर लेते? कभी नहीं करते, पता नहीं क्या है, क्या बिना मतलब का है। लेकिन जब आप इसकी गहराई में जाओगे, मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूं, अपने रिश्तेदार, अपना भाई बहन, पति पत्नी, दोस्त, सब दिखने शुरू हो जाएंगे कि अभी तो मैं इसकी बात कर रहा हूं, अभी मैं इसकी बात कर रहा हूं। जैसे मैंने अभी बच्चों की बात करी, तो वो आपके सबके बच्चों की बात कर रहा था मैं, आपको दिख रहा था कि ये तो बात, ये एक्चुअली ऐसा हो रहा है। तो वो जो आपके यहां हो रहा है वो क्यों हो रहा, अगर आपको पता चल जाएगा तो फिर हम फाइनल ट्रेनिंग में इसके सोल्यूशन पर भी काम करेंगे, इस पर काम करेंगे। हम सिर्फ बात नहीं करेंगे, हमको सिर्फ बात नहीं करना है, क्योंकि ये मैं नहीं कर सकता। मैं आपको बता रहा हूं, आपके घर का माहौल मैं ठीक नहीं कर सकता, आपका पड़ोस में ठीक नहीं कर सकता, इसको कोई सरकार ठीक नहीं कर सकती, इसको कोई कंपनी ठीक नहीं करेगी, कोई स्कूल ठीक नहीं करेगा। बाजार को मजा आएगा अगर आपके बच्चे बर्बाद होंगे तो। बाजार, और आपका सारा जीवन बाजार पर केंद्रित है, सारा जीवन बाजार पर है, तो अपने जीवन को बाजार से हटाकर समाज पे लाना पड़ेगा आपको, और समाज पे लाने के लिए समाज ही ठीक करेगा, और हम समाज का हिस्सा हैं। सीधी सी बात, कोई फालतू कैलकुलेशन नहीं करनी। तो ये ट्रेनिंग आपके पास आ जाएगी। दूसरा काम आपने क्या करना है, आपने आज से बात करनी शुरू करनी है अपने दोस्तों से, आज से, कि एक ऐसा पर्सन है जो इस मुद्दे पर, पेरेंटिंग एंड एजुकेशन पर काम कर रहा है, जो हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। मैं क्या प्लान कर रहा हूं, अगर आप लोगों को ठीक लगे तो, क्योंकि ये चीजें कैसे बढ़ती हैं, इन चीजों को बढ़ाने का एकमात्र तरीका यह है कि अगर समाज में इसकी चर्चा होने लग जाए तो लोग बदलना शुरू करेंगे। जैसे हम एक लाइन कहते हैं ना कि भाई बदलाव तो घर से होगा, लेकिन वो क्या बदलाव है जो आपको चाहिए वो तो कोई नहीं बताता। बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है ना। बच्चों के साथ हमने खेलना शुरू किया, हाँ, पहले 4-5 बच्चे थे, हाँ, तो खेल खेल में बहुत कुछ सीख रहे बहुत कुछ सीख रहे हैं। अभी धीरे धीरे इसकी चर्चा होने लगी तो 100 से अधिक बच्चे खेलने आने लगे, अपने आप आने लगे। चर्चा होने और लगी। जैसे ही जैसे आप इसकी चर्चा करेंगे और लोग इस पे चर्चा करेंगे और पेरेंट्स सीख जाएंगे, तो हमको ये मालूम होगा हमको अपने घर से क्या क्या निकाल के फेंकना है। आपका बच्चे के पास रहेगी अच्छी चीजें, जरूरत ही नहीं है, बहुत सी चीजें अभी और सीखने को मिलेंगी आपको। मेरा जो वो लेक्चर है जो मैंने आपको बोला है, जो ट्रेनिंग वाला पार्ट है, वो अभी 13 घंटे का है। तो मेरा जो टोटल जो इसमें ट्रेनिंग पार्ट रहता है वो करीब करीब 35 से 40 घंटे का रहता है। इतना तो मैं लगातार बोल ही सकता हूँ, तो मैटर इतना लंबा मुझे नहीं देना आपको। अभी फ़िलहाल आपको इतना ही समझना ज़रूरी है कि ये करना क्यों ज़रूरी है। पहली बात, हम सबको अपना जीवन भी सुधारना है। देखो, आपको ये मालूम पड़ जाए कि आपका असली टैलेंट क्या है, आपको क्या करना चाहिए, आपके बच्चे को क्या करना चाहिए, मिल गया रास्ता जीवन का। यही तो कन्फ्यूजन में है ना, इसका करें क्या, हम बता देंगे इसका क्या करना और कैसे करना है, बात खत्म। दूसरी बात, ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप पे आपको क्या करना है, आपको इस अहमदाबाद में, मतलब जो मैं प्लान कर रहा हूँ वो ये है कि अगर किसी कोई ऑडिटोरियम अगर यहाँ पर हो और हम वहाँ 1000-2000 लोगों का पूरा सेमिनार बहुत अच्छा सा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिसमें चर्चा होने लगे कि यार ये बदलाव की बहुत ज़रूरत है, एजुकेशन में क्रांति की बहुत ज़रूरत है, शिक्षा में और पेरेंटिंग में और समाज के अंदर, तो अपना एक अलग वो आएगा। बट अगर इतना बड़ा अभी फ़िलहाल करने की पोजीशन में नहीं है, तो हम जितने लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये सारे लोग मिल करके फिर हम लोग कोई अपनी यहाँ अगर इसी सोसाइटी में नीचे पार्किंग लॉट में या कहीं पर भी अपनी स्पेस देख करके हम 100, 200, 500 लोगों का एक सेमिनार करते हैं, ताकि उनको भी ये विजन जाए। और जैसे आपने अपने जो आपके बच्चे के दोस्त हैं उनके पेरेंट को लाओ आप पक्का, तो आपके बच्चे सुधर गए, समझो, जरूरत ही नहीं है आपके क्योंकि वो बच्चों पे काम करना आपकी जिम्मेदारी है। जब तक उनके पेरेंट को समझ में नहीं आता तब तक वो आपकी जिम्मेदारी है। मैं इसलिए लगा हुआ हूं क्योंकि मुझे इतना बात समझ में आ गई है कि जब समाज बर्बाद होगा तो मेरा बच्चा भी सुरक्षित नहीं है।
तो मुझे अपने बच्चे को सुरक्षित समाज देने के लिए समाज पे काम करना ज़रूरी है। और परमात्मा की दया से सब ठीक है, अपन बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। मैं पहले गवर्नमेंट जॉब में था तो मैंने 2012 में अपनी नौकरी छोड़ दी थी, तो क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि मैं नौकर बनने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ, तो मैं जो बनने के लिए पैदा हूँ मैं वो करूँ, मैं फालतू चक्करों में क्यों पढ़ूँ। तो तब मैंने इस मतलब उससे पहले ही मेरी रिसर्च चल रही थी, बाद में तो मैंने इसको बहुत बड़े लेवल पर लेकर गया। टाइम आएगा तो हम इस पर खूब चर्चा करेंगे भविष्य में, क्योंकि जाना है हमको। तो आप सब लोग ये 2 दिशाओं में काम आपको करना है। ट्रेनिंग के लिए आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, 0 लगा के सेव करना पड़ेगा तभी व्हाट्सएप पे आएगा, ठीक है। 0 लगा के मैं नंबर बोल देता हूँ, 9518170000। इस पे आपने, ये कौन सी सोसाइटी है? शांतिदीप 2। तो आपको अपना नाम और शांतिदीप 2 सोसाइटी के बारे में लिख देना है और नीचे लिख देना है एजुकेशन की ट्रेनिंग भेज दो, तो मैं वो ट्रेनिंग आपको, मतलब पेरेंटिंग वाली ट्रेनिंग, तो ये आप अभी मुझे अगर मेरे जैसे फ़्लाइट है